देखकर अंदर ही अंदर थोड़ा रुक जाती है। तभी बाहर से वांग संजू एक जवान लड़की को लेकर अंदर आता है। फिर वो कहता है, चौथी बहू, यह शहर से आई हुई एजुकेटेड यूथ है, इसका नाम ली टियानटियन है। अब से यह तुम्हारे घर में रहेगी। तुम चौथे वाले से कह देना कि इसे एक कमरा दे दे। ये सुनते ही लिंग चिंगशू थोड़ी देर के लिए वहीं रह जाती है, क्योंकि अचानक घर में इतनी जवान लड़की आ गई थी और उसके घर में तो बस 3 छोटे छोटे मिट्टी के कमरे ही थे। 2 लोगों का परिवार इस घर में रहता है। एक कमरा खाने के लिए था और दूसरे कमरे में ढेर सारा सामान और बेकार चीजें भरी हुई थी। ऐसे में उसके रहने की जगह कहां से होती? जिस पर लिंग चिंगशू कहती है, विलेज चीफ घर पर नहीं है, मैं खुद फैसला नहीं कर सकती। यह सुनकर वांग सनजू अपने चेहरे की झुर्रियों के साथ मुस्कुराता है और कहता है, सब हो जाएगा। फिर वो लिंग चिंगशू की बात सुने बिना अपने पास खड़ी एजुकेटेड यूथ की तरफ मुड़ता है, उसे कुछ बातें समझाता है और फिर वहां से चला जाता है। अगर तुम्हारे लड़के ने उसे वो मीट का टुकड़ा नहीं दिया होता तो वो इतनी सुंदर और सीधी सी लड़की को तुम्हारे घर कैसे भेजता? वैसे भी इस बार गांव में आए एजुकेटेड यूथ्स की संख्या 20 से भी ज्यादा थी, जिनमें ज्यादातर जवान और ताकतवर लड़के थे और उनमें बस यही एक नाजुक सी लड़की थी, जिस पर उसने सोचा कि एक लड़की को किसी परिवार में रखना किसी जवान लड़के के मुकाबले ज्यादा आसान है। रात में भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही किसी बात से बचने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस जवान और खूबसूरत वाइफ को देखकर लोग वैसे ही सोच में पड़ जाते थे, उसी घर में ली टियानटियन को छोड़ दिया गया। ली टियानटियन अपना कपड़े का बैग उठाकर इन 3 टूटे हुए मिट्टी के कमरों को देखती है और उसका दिल एकदम बैठ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस घर में होंगमेई को भेजा गया था वहां के लोग तो काफी अच्छे लग रहे थे। वहां एक मिडिल एज्ड कपल था और उनके साथ 3 बच्चे भी थे। सबने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और रास्ते में उसने लोगों से यह भी सुना था कि जिस घर में उसे भेजा गया है वहां का आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है और अपनी वाइफ को मारता भी है। ऊपर से घर में इतनी गरीबी है कि चूल्हा तक नहीं जलता। लेकिन अब यहाँ आकर उसे लगता है कि लोगों ने जो कहा था वो पूरा सच नहीं था, क्योंकि इस घर की मालकिन भले ही पुराने और ढीले कपड़े पहने हुई थी, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत थी। उसके चेहरे के नैन नक्श इतने सुंदर थे जैसे किसी पेंटिंग में बने हों। वो बिल्कुल भी गांव की औरत जैसी नहीं लगती थी। लिंग चिंगशू भी महसूस कर लेती है कि सामने वाली लड़की उसे ध्यान से देख रही है, जिस पर वो खुद की तरफ देखती है। उसके शरीर पर पुराने और जगह जगह से सिले हुए कपड़े थे, जबकि सामने खड़ी ली टियानटियन ने फैशनेबल ड्रेस पहनी हुई थी, साथ में सफेद सॉक्स और छोटे लेदर शूज थे। वो बहुत स्मार्ट लग रही थी, लेकिन लिंग चिंगशू ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो धीरे से कहती है, तुम पहले बैठ जाओ, कमरे में बहुत सामान भरा है, मुझे अपने आदमी के वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे लिए जगह बना पाऊंगी। इतना कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। फिर एक हॉट वाटर बॉटल निकालती है और गेस्ट के लिए गर्म पानी डालकर ले आती है। ली टियानटियन थोड़ा झिझकते हुए सिर हिलाती है और फिर आंगन में रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि जल्दी से जल्दी उसे शहर वापस जाने का नोटिस मिल जाए, क्योंकि वो इस टूटे हुए गांव में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात, उसे इस बदमाश आदमी के घर में रहना पड़ रहा था, इसलिए उसे आगे बहुत सावधान रहना होगा ताकि वो आदमी उसका फायदा ना उठा सके। लिंग चिंगशू ने पहले सोचा था कि दोपहर में कुछ खाकर आराम कर लेगी, लेकिन अब घर में नया मेहमान आ गया था, जिस पर वो अपने कपड़े की बाजू ऊपर करती है और खाना बनाने लगती है। तभी ली टियानटियन भी किचन में चली जाती है और कहती है, भाभी रहने दो, मैं खाना बना देती हूँ। इतना कहकर वो किचन में कदम रखती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वहीं रुक जाती है, क्योंकि टूटा फूटा किचन होने के बावजूद वो बिल्कुल साफ और ठीक था। और सबसे बड़ी बात, वहां ऊपर एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा लटक रहा था, जिस पर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि लोगों ने तो कहा था कि यह घर इतना गरीब है कि यहाँ चूल्हा तक नहीं जलता, लेकिन यहाँ तो मीट तक रखा हुआ है, वो भी इतना बड़ा टुकड़ा। यह देखकर वो कुछ नहीं कहती, बस धीरे से सिर हिलाती है और किचन से बाहर आ जाती है। फिर वो छोटे वाले बेड के पास जाती है और वहां लेटे हुए बच्चे को देखती है। बच्चा बिल्कुल सफेद और प्यारा था, जैसे कोई पोर्सिलेन डॉल हो। उसे देखते ही उसका मन अपने आप नरम पड़ जाता है, जिस पर वो झुककर बच्चे को ध्यान से देखती है और फिर उसके दिल में अजीब सा एहसास होने लगता है, क्योंकि इस घर की मालकिन उसकी ही उम्र की लगती थी। वो इतनी सुंदर थी, फिर उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, और वो भी ऐसे आदमी से जो बिल्कुल अच्छा नहीं था, ऊपर से एक बदमाश भी था। जिस पर उसके मन में आता है कि शायद उस आदमी ने उसे जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया होगा, शायद उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। यह सोचते सोचते वो और भी डर जाती है और फिर उसके मन में आता है कि उसे विलेज चीफ के घर जाकर कहना चाहिए कि उसका रहने का घर बदल दिया जाए। गरीबी चलेगी, लेकिन कम से कम आदमी अच्छा होना चाहिए। उधर किचन में लिंग चिंगशू चुपचाप खाना बनाती रहती है। थोड़ी देर बाद गरम गरम नूडल्स का एक बाउल तैयार हो जाता है, जिस पर लिंग चिंगशू उसे बाहर लेकर आती है और कहती है, पहले एक बाउल नूडल्स खा लो। यह सुनकर ली टियानटियन का ध्यान टूटता है। वो टेबल पर रखे बाउल को देखती है, जिसमें गरम और तेल वाले नूडल्स भरे हुए होते हैं। यह देखकर वो फिर से हैरान रह जाती है। फिर वो धीरे से कहती है, मेरा नाम ली टियानटियन है भाभी, आगे से आप मुझे टियानटियन बुला लेना। जिस पर लिंग चिंगशू बस हल्का सा सिर हिला देती है और ज्यादा कुछ नहीं कहती। करीब शाम के 4 बजे बाहर से ट्रैक्टर की जोर की आवाज गांव में सुनाई देती है और फिर वो आकर तुम्हारे घर के बाहर रुक जाता है। आंगन में कौन छील रही लिंग चिंगशू बाहर की आवाज सुनती
होती है जिस पर वो जल्दी से अपना काम नीचे रखती है और दरवाजे की तरफ चल देती है। वहां पहुंचते ही वो तुम्हें ट्रैक्टर से नीचे उतरते हुए देखती है और तुम्हें देखते ही उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगता है। उधर ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी जोर से कहता है, अरे भाई, इतना सारा सामान तुम्हारे घर में आ भी जाएगा क्या?" जिस पर तुम गाड़ी के सामने से घूमकर पीछे जाते हो और फिर टीवी को धीरे धीरे नीचे उतारने लगते हो। टीवी टूट ना जाए इस डर से तुम उसे बहुत संभाल कर गाड़ी से नीचे उतारते हो। फिर ट्रैक्टर वाले की तरफ देखकर हंसते हुए उसे थैंक्स कहते हो। लेकिन बगल में खड़ी लिंग चिंगशू सामने का यह सब देखकर पूरी तरह चुप रह जाती है। फिर वो धीरे से पूछती है, "ये सब तुमने खरीदा है?" उसकी आवाज में पूरा डिसबिलीफ होता है, क्योंकि इतना सारा सामान, ऊपर से टीवी भी, ये सब खरीदने में कितना पैसा और कितने टिकट लगे होंगे। तुम उसकी सफेद और खूबसूरत फेस को देखते हो। उसकी आंखों में शौक साफ दिखाई दे रहा होता है, जिस पर तुम आगे बढ़ते हो और उसके गाल को हल्के से छूते हो। फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से कहते हो, "बाद में सब बता दूंगा, तुम पहले साइड में खड़ी हो जाओ, इन चीजों को हाथ मत लगाना, मैं पहले सामान उतार लेता हूँ।" यह सुनकर लिंग चिंगशू चुपचाप एक तरफ हट जाती है। फिर वो वहीं खड़ी होकर देखती रहती है कैसे एक एक करके सामान गाड़ी से नीचे उतरता है। थोड़ी ही देर में सामान का ढेर एक छोटे पहाड़ जैसा लगने लगता है। यह देखकर उसका दिल बैठ जाता है। अगर उसे पहले पता होता तो वो बच्चे को लेकर तुम्हारे साथ शहर चली जाती। आखिर इतना पैसा कहाँ से आया, इतने सारे टिकट कहाँ से आए, और इतनी मुश्किल से जिंदगी चल रही थी, फिर यह सब खरीदने की क्या जरूरत थी? ऊपर से टीवी भी। उसे लगता है कि टीवी कौन देखेगा, सिर्फ उसका बिजली का बिल ही बहुत पैसा खा जाएगा। यह सोचकर वो अंदर ही अंदर तुम्हें फिजूल खर्च समझने लगती है। उधर कोने में खड़ी ली टियानटियन अपनी गोद में बच्चे को पकड़े हुए लगातार तुम्हारी तरफ देख रही होती है। तुम्हारा लंबा और सीधा शरीर, चौड़े कंधे और लंबे पैर देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि गांव में उसने तुम्हारे बारे में जो सुना था उसके हिसाब से उसे लगा था कि तुम अगली, गंदे, येशी मके माते मामतारी और बिल्कुल बुरे आदमी होगे। लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम्हारे चेहरे के नैन नक्श इतने गहरे होंगे और तुम इतने हैंडसम दिखते होगे। इतना अच्छा दिखने वाला आदमी उसने बहुत कम देखा था, जिस पर उसका दिल भी अजीब तरह से धड़कने लगता है। और अब उसे समझ आता है कि लिंग चिंगशू जैसी इतनी खूबसूरत लड़की ने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली थी, क्योंकि यह आदमी देखने में सच में बहुत अच्छा था। तुम अपनी जेब से 2 युआन निकालते हो और ट्रैक्टर वाले को दे देते हो। वो पैसे लेकर हाथ हिलाता है और ट्रैक्टर लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद तुम फिर से सामान उठाकर आंगन में रखना शुरू कर देते हो। तुम्हारी वाइफ भी मदद करना चाहती है, लेकिन तुम उसे हाथ लगाने नहीं देते। तुम उसे बैठकर आराम करने के लिए कहते हो। इसी दौरान तुम्हारी नजर घर में खड़ी उस नई लड़की पर नहीं जाती। तभी झो जनशिंग को यह खबर मिलती है और वो जल्दी जल्दी तुम्हारे घर पहुंच जाता है। घर के बाहर इतना सारा सामान देखकर वो पूरी तरह स्टनड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम जैसे आलसी आदमी के पास इतना पैसा कहां से आ गया, जो तुमने एक साथ इतना सारा सामान खरीद लिया। तुम्हारे घर में बेचने लायक तो कुछ था भी नहीं। जिस पर एक पल के लिए उसके दिमाग में आता है कहीं तुमने बच्चे को तो नहीं बेच दिया। लेकिन वो जल्दी से घर के अंदर भागता है और जब अपनी छोटी भतीजी को देखता है तब जाकर उसका दिल शांत होता है। जो जनशिंग कुछ नहीं कहता, वो सीधे तुम्हारे साथ सामान उठाकर अंदर रखने लगता है। फिर जब तुम टीवी को अंदर रखकर बिजली जोड़ते हो तब थोड़ी ही देर में उसमें पिक्चर और आवाज आने लगती है। स्क्रीन पर चींटियों जैसी लाइंस चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी सबको बहुत मजेदार लगता है, बिल्कुल मूवी देखने जैसा। जिस पर झो जनशिंग उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसे देखने लगता है। वो उसे हाथ लगाना चाहता है, लेकिन शर्म की वजह से हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसने सुना था कि यह चीज बहुत महंगी होती है। इसमें कई 100 युआन लग जाते हैं और ये वही चीज है जिसके बारे में शहर वाले अक्सर बात करते रहते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका छोटा भाई गांव का पहला आदमी बन गया जिसके घर टीवी आया है। जब सारा सामान अच्छे से अंदर रख दिया जाता है तब झो जनशिंग तुम्हें आंगन के बाहर ले जाता है। फिर वो तुमसे पूछता है, "इतना सारा पैसा कहां से आया?" जिस पर तुम बिना घबराए अपनी छाती थपथपाकर कहते हो, "यह सब पैसा मुझे ब्लैक मार्केट में शिकार बेचकर मिला है।" लेकिन जो चीजें पहाड़ और खतरनाक चट्टानों पर उगती हैं उनके बारे में तुम साफ नहीं बताते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर बात बाहर निकल गई तो तुम्हारा पैसा कमाने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर तुम उससे कहते हो, "अगले साल जब मौसम थोड़ा अच्छा होगा तब तुम बड़े भाई और दूसरे भाई को पहाड़ पर लेकर जाओगे और उन्हें कुछ अच्छी जगहें दिखाओगे।" तुम्हारी बातें सुनकर झो जनशिंग को लगता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम पहले से ज्यादा समझदार और गहरे लग रहे हो, जैसे तुम पूरी तरह बदल गए हो। जिस पर उसे खुद अपने छोटे भाई को पहचानना मुश्किल लगने लगता है। फिर तुम उससे घर बनाने की बात करते हो। तुम कहते हो कि तुम नया घर बनवाना चाहते हो और चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए काम देखे। तुम उसे 1 युआन रोज देने की बात भी कहते हो। यह सुनकर झो जनशिंग सिगरेट का एक कश लेता है और कहता है, "अगर तू मुझे अपना बड़ा भाई मानता है तो मैं ये काम फ्री में करूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए।" लेकिन फिर वो कहता है, "घर बनाना मजाक नहीं होता, इसमें बहुत पैसा लगता है।" जिस पर तुम कहते हो, "बड़े भाई, मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम्हें मजदूरी भी दूंगा, अभी तो मैंने तुम्हारा पुराना हिसाब भी नहीं चुकाया है।" फिर तुम उससे कहते हो कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा मिस्त्री ढूंढ दे और बिल्डिंग का सामान भी अच्छा वाला ले, ताकि जल्दी से जल्दी तुम लोग नए घर में रह सको। यह सुनकर झो जनशिंग सिर हिला देता है। उसे पहले लगा था कि तुम बस उन 3 पुराने मिट्टी के कमरों को थोड़ा ठीक करवाना चाहते हो, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा सोचोगे और 2 मंजिला घर बनवाने की बात करोगे। असल में तुमने घर की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई को इसलिए दी
थी क्योंकि तुम्हारे पास खुद बहुत काम था। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही चल रहा था कि अगर फिर से कोई जंगली दवा या हैंड हाउस जैसी चीज मिल गई तो उसे बेचकर और पैसा कमाया जा सकता है, और अगर रास्ते में कुछ और कीमती चीज मिल गई तो तुम्हें और भी बड़ा फायदा हो जाएगा। अभी समय ज्यादा नहीं हुआ था जिस पर झो जेनशिंग एक युआन लेकर ईंट खरीदने वाला नोट लेने के लिए चला जाता है। फिर नोट मिलने के बाद वो सीधे उस जगह पर जाता है जहां से पब्लिक के लिए ईंटें मिलती थीं, और वहां जाकर वो घर बनाने के लिए ईंटों का ऑर्डर दे देता है। लेकिन ब्रिक वाले को हैरानी होती है क्योंकि झो जेनशिंग जितनी ईंटें मांग रहा था उससे लग रहा था कि दीवार बहुत मोटी बनने वाली है। उसे समझ नहीं आता कि तुम इतने सारे ब्रिक क्यों खरीद रहे हो। तुम उसे बताते हो कि तुम 2 मंजिला घर बनवाना चाहते हो। ये सुनकर झो जेनशिंग तुम्हारी तरफ देख ही रहा होता है, तभी तुम जेब से 2 बड़े यूनिटी नोट निकालते हो और बिना पलक झपकाए सीधे स्पेशल साइट वाले बॉस को पकड़ा देते हो। यह देखकर झो जेनशिंग की आंखें फैल जाती हैं। उसे लगता है जैसे उसका परिवार किसी को लूट कर आया हो, क्योंकि यह कोई छोटा पैसा नहीं था, ये पूरे बड़े नोट थे और तुमने उन्हें ऐसे ही जेब से निकाल कर दे दिया जैसे कुछ भी नहीं हो। ऊपर से तुम्हें यह डटके से ये डर भी नहीं था कि कहीं पैसे खो ना जाएं। जिस पर झो जेनशिंग को लगने लगता है कि जो चौथा भाई पहले हर वक्त नशे में डूबा रहता था अब बाहर वालों के सामने बिल्कुल बदल गया है। अब तुम्हारा स्टाइल इतना अच्छा हो गया था कि तुम किसी फैक्ट्री के डायरेक्टर से भी ज्यादा बड़े आदमी लग रहे थे। तुम बस वहां खड़े रहते हो और तुम्हारी बॉडी से एक अलग ही दबाव महसूस होता है। अगर तुम्हारे बदन पर वह पुराने बिना सिले हुए कपड़े ना होते तो कोई भी तुम्हें किसी बड़े लीडर का बेटा समझ लेता, और अगर तुम्हारे गले पर पुराना काला निशान ना होता और हाथों पर लड़ाई के पुराने जख्म ना होते तो झो जेनशिंग को सच में लगता कि शायद उसका चौथा भाई बदल दिया गया है। घर वापस आते वक्त झो जेनशिंग का पूरा दिमाग घूम रहा होता है। उसे लगता है कि तुम वही इंसान हो लेकिन फिर भी कुछ बहुत अलग हो गए हो। जब तुम लोग घर के पास पहुंचते हो तब तुम अपनी जैकेट की जेब से 5 बड़े नोट निकालते हो और उसे दे देते हो। झो जेनशिंग हाथ बढ़ाकर पैसे लेने जाता है लेकिन फिर उसे लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं, जिस पर वो पहले अपने कपड़ों पर हाथ साफ करता है और फिर पैसे लेता है। इसके बाद वो बहुत संभाल कर उन पैसों को अपने अंदर वाले पॉकेट में रख लेता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं इतने सारे पैसे गिर ना जाएं। फिर वो तुम्हारी तरफ देखकर बहुत सीरियसली कहता है, इतना पैसा मुझे देकर तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो, तुम चिंता मत करो, बड़ा बॉसी भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छे से करेगा। जिस पर तुम सिर हिला देते हो और कहते हो, बड़े भाई पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा। अगर पिछली जिंदगी में बड़े भाई और भाभी ने तुम्हारी वाइफ का ध्यान ना रखा होता तो उसने जितना दुख सहा था शायद उसमें तुम्हारी बेटी भी पैदा नहीं हो पाती और तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारी वजह से खत्म हो जाती। उधर घर में लिंग चिंगशू धीरे धीरे तुम्हारे खरीदे हुए सामान को देख रही होती है। फिर वो कपबोर्ड से कपड़े का एक टुकड़ा निकालती है और उसे बहुत संभाल कर टीवी के ऊपर डाल देती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उस पर धूल ना जम जाए। फिर वो मन ही मन सोचती है कि आखिर तुमने ये टीवी क्यों खरीदा। गांव में तो बिजली भी बार बार चली जाती है, ऊपर से एंटीना भी लगाना पड़ेगा और सिग्नल ना होने पर स्क्रीन पर सिर्फ सफेद बर्फ जैसी लाइंस ही आएंगी। लेकिन तुम्हारे आज के बर्ताव को देखकर वो चाहकर भी तुमसे यह नहीं कह पाती कि तुमने बेवजह पैसा खर्च किया है। फिर उसकी नजर उन चीजों पर जाती है जो तुम उसके और बेटी के लिए खरीद कर लाए थे। वहां महिलाओं के स्वेटर, पैंट्स, लेदर शूज और छोटी बच्ची के कई नए कपड़े रखे होते हैं, जिस पर वो मन ही मन सोचती है, यह आदमी आखिर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। कोई रोज रोज नए कपड़े थोड़ी खरीदता है। पिछली बार तुमने शहर से जो कोट उसके लिए खरीदा था उसे वो अभी तक पहन भी नहीं पाई थी क्योंकि वो उसे खराब होने के डर से संभाल कर रख रही थी, और अब तुम उसके लिए फिर से इतने सारे कपड़े ले आए थे। लेकिन यह सोचकर कि तुमने उसके और बच्ची के बारे में इतना सोचा, लिंग चिंगशू अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो जाती है। फिर वो नया मुलायम और मोटा क्विल्ट उठाती है और उसे बॉक्स में रखने लगती है, लेकिन हाथ लगाते ही वो रुक जाती है क्योंकि यह क्विल्ट उसकी शादी में मिले नए कॉटन क्विल्ट से भी कहीं ज्यादा अच्छा था, बल्कि उससे 10 गुना अच्छा। लेकिन उधर उसके अपने कपड़े अभी भी जगह जगह से सिले हुए थे और उसके शूज में भी छेद हो चुके थे। ली तियानतियन गोद में बच्ची को पकड़े हुए उन नए कपड़ों को बड़ी चाह से देख रही होती है। उसकी नजर खासकर उस स्वेटर पर टिक जाती है क्योंकि वह वही स्टाइल था जो अभी शहर में सबसे ज्यादा चलता था। जब वो पहले मॉल गई थी तब उसने भी ऐसा स्वेटर खरीदना चाहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था क्योंकि एक स्वेटर पर आधे महीने की सैलरी खर्च हो जाती, और जो कपड़े वो हमेशा चाहती थी लेकिन खरीद नहीं पाती थी वो सब अब यहाँ पड़े थे। जिस पर ली टियानटियन को लिंग चिंगशू से बहुत जेलसी होने लगती है क्योंकि उसका आदमी इतना हैंडसम था, ऊपर से अपनी वाइफ पर इतना पैसा भी खर्च करता था। जब तुम पहले सामान उठा रहे थे तब भी तुमने लिंग चिंगशू को एक चीज तक उठाने नहीं दी। तुम उसे ऐसे बचा रहे थे जैसे वो तुम्हारी आंखों का तारा हो। यह देखकर ली टियानटियन को लगता है कि गांव वाले तुम्हारे बारे में जो कहते हैं कि तुम खराब आदमी हो वह सब बिल्कुल झूठ है। तभी तुम बाहर से अंदर आते हो और जैसे ही घर में कदम रखते हो तुम्हारी नजर उस अनजान जवान लड़की पर पड़ती है जो बच्ची को गोद में लेकर खड़ी होती है। जिस पर तुम मुस्कुराकर अपनी वाइफ की तरफ देखते हो और पूछते हो, ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या। ली तियानतियन तुम्हारी नजर महसूस करती है और हल्का सा सिर झुका लेती है, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि तुम्हारी आंखों में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी नजर सिर्फ अपनी वाइफ पर ही टिकी हुई है। इतनी बड़ी लड़की सामने खड़ी थी लेकिन तुमने उसे ठीक से देखा तक नहीं। उधर लिंग चिंगशू अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन जब वो तुम्हारी बात सुनती है तब उसे याद आता है कि घर में एक और इंसान भी है क्योंकि ली टियानटियन इतने समय से चुपचाप खड़ी हुई थी। जिस पर लिंग चिंगशू जल्दी से बच्ची को उसकी गोद से ले लेती है और थोड़ा शर्माते हुए तुमसे कहती है, ये गांव से आई हुई एजुकेटेड यूथ है, कैप्टन इसे यहाँ छोड़ गया है। वो कह रहा था कि अभी कुछ दिन इसे हमारे घर में रहना होगा। फिर वो धीरे से तुम्हारी तरफ देखकर कहती है, क्या हम वेस्ट वाले कमरे का थोड़ा हिस्सा खाली करके इसे रहने के लिए दे दें। उसकी आवाज में थोड़ा डर और पूछने जैसा एहसास होता है क्योंकि भले ही अब तुम घर के फैसले लेते हो लेकिन फिर भी वो बिना तुमसे पूछे कुछ तय
तय करने की हिम्मत नहीं करती। उसे डर होता है कि कहीं तुम्हें यह पसंद ना आए, क्योंकि घर में कोई बाहर वाला रहेगा तो तुम्हारी और उसकी छोटी सी जिंदगी में दखल होगा। लेकिन तभी तुम अपनी वाइफ की उन डरी हुई आंखों को देखते हो। अगर तुम मना कर देते तो लिंग चिंगशू कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं तुम्हें ना लगे कि वो तुम्हारी बात नहीं मानती। ऊपर से तुमने कभी उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया था, जिस पर तुम पहले अपनी वाइफ को कमरे में ले जाते हो, फिर बाहर टंगे हुए कपड़े उतारते हो और उसके बाद अपने छुपे हुए पॉकेट से बाकी बचे पैसे निकालकर उसे दे देते हो। वही पैसे होते हैं जो वेट लेक बेचकर बचे थे। फिर तुम बच्ची को लिंग चिंगशू की गोद से ले लेते हो और उसे अपनी नई हाउस बनाने वाली प्लानिंग के बारे में बताते हो। लिंग चिंगशू को यकीन ही नहीं होता। उसने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना सारा सामान खरीदने के बाद भी इतने पैसे बचाकर लाए हो। तुम उसे बताते हो कि 2 स्टोन लेक, एक हैंड हेल्ड हाउस और रोड साइड पर मिली कुछ चीजें इतनी महंगी बिकी। यह सुनते ही लिंग चिंगशू जल्दी से पैसे समेट कर रख लेती है, फिर तुम्हारी नजरों के सामने बहुत ध्यान से उन पैसों को छुपा देती है। इसके बाद वो कुछ देर चुप रहती है, क्योंकि अगर तुम घर नहीं बनवाते तो इन 2 बार कमाए हुए पैसों से तुम तीनों कई सालों तक आराम से जी सकते थे। लेकिन अगर सच में नया घर बनता है तो ये पैसा बहुत कम पड़ेगा, ऊपर से शायद बाहर से उधार भी लेना पड़ेगा, और अब तो तुम्हारे पास बच्चा भी है। ऐसे में किसी से पैसे मांगना उसे अच्छा नहीं लगता। लिंग चिंगशू यही सब सोच रही होती है, लेकिन तुम्हें जैसे उसके मन की बात समझ आ जाती है, जिस पर तुम अचानक उसके गोरे और मुलायम गाल पर किस कर देते हो। फिर तुम मुस्कुराकर कहते हो, पैसे की चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम बस घर पर आराम करो और ज्यादा काम मत किया करो। यह सुनकर लिंग चिंगशू जल्दी से कहती है, तुम क्या कर रहे हो, बाहर अभी भी लोग हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लेकिन तुम अपनी मोटी चमड़ी वाले चेहरे के साथ बस उसे देखकर मुस्कुराते रहते हो। पिछली जिंदगी में तुमने बहुत कुछ देखा था, इसीलिए अब तुम्हें किसी बात में शर्म नहीं आती थी। जिस पर तुम फिर थोड़ा झुकते हो और उसकी गुलाबी और मुलायम होंठों की तरफ देखने लगते हो। फिर तुम धीरे से उसके होंठों पर किस कर देते हो। उसके बाद तुम अपनी वाइफ के सफेद और नरम चेहरे को देखते हो और तुम्हारा दिल पिघल जाता है। फिर तुम मजाक में कहते हो, तुम तो अब मां बन गई हो, फिर भी इतनी शर्माती क्यों हो? लिंग चिंगशू तुम्हारी बात सुनकर और भी ज्यादा लाल हो जाती है, जिस पर तुम फिर वापस काम की बात करते हो शकफू, और कहते हो, कल बड़ा भाई सामान लेकर आएगा, अगर उसके पास पैसे कम पड़े और वो तुमसे मांगे तो उसे दे देना। यह सुनकर लिंग चिंगशू चुपचाप सिर हिला देती है, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ चल रहा होता है। उसे पड़ोसियों की कही हुई बात याद आ जाती है, जो उन्होंने बड़े भाई और दूसरी भाभी के बारे में कही थी, जिस पर अगली बार बड़े भाई को देखकर उसके मन में थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है। तुम उसकी शक्ल देखते ही समझ जाते हो कि कुछ गड़बड़ है। फिर तुम उसके पास जाकर उसके गाल को हल्के से छूते हो और पूछते हो, क्या हुआ वाइफ, मन में कुछ मत रखो। लिंग चिंगशू थोड़ी देर सोचती है, लेकिन फिर सिर हिलाकर कुछ नहीं कहती। तुम देखते हो कि वो कुछ बताना नहीं चाहती, जिस पर तुम भी उससे ज्यादा नहीं पूछते। उधर हॉल में खड़ी ली टियानटियन को बस इतना सुनाई देता है कि लिंग चिंगशू कह रही है, बाहर अभी भी लोग हैं। यह सुनते ही उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। फिर वो जल्दी से वहां से निकलती है और आंगन के बीच जाकर खड़ी हो जाती है, जैसे उसे फ्रेश हवा चाहिए हो। और फिर उसके मन में आता है कि वो कैप्टन के पास जाकर अपना रहने का घर बदलवा ले, क्योंकि गांव वालों ने तुम्हारे बारे में जो कहा था वो तो बिल्कुल अलग था। जब लिंग चिंगशू सामान रख रही होती है, तब ली टियानटियन बच्ची को गोद में लिए खड़ी रहती है, और तभी उसकी नजर उन सामानों पर जाती है। उसे दिखता है कि उनमें ज्यादातर चीजें घर में इस्तेमाल होने वाली हैं, साथ में बच्ची और लिंग चिंगशू के लिए खरीदे गए कपड़े भी हैं, लेकिन उसमें उसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं दिखता। यह देखकर उसे और भी झिलासी होने लगती है। उधर उसकी गोद में पड़ी बच्ची धीरे धीरे सो जाती है। उसका छोटा सा चेहरा इतना प्यारा लग रहा होता है जैसे कोई गुड़िया हो, जिस पर तुम धीरे से मुड़ते हो और बच्ची को उसकी गोद से ले लेते हो। फिर तुम बहुत संभाल कर उसे बेड पर लिटाते हो और उसके ऊपर क्विल्ट ठीक से डाल देते हो। इसके बाद लिंग चिंगशू कमरे से बाहर आती है और ली टियानटियन से कहती है, आज रात तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी, अभी तुम्हें बस ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। वेस्ट वाले कमरे में बहुत सामान भरा है और शायद बड़े भाई एक ही बार में सब साफ नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर ली टियानटियन उसकी तरफ देखती है, और जैसे ही उसकी नजर लिंग चिंगशू के लाल चेहरे पर जाती है, उसे थोड़ी देर पहले कमरे में हुई उनकी बातें याद आ जाती हैं, जिस पर उसका चेहरा भी हल्का लाल हो जाता है। फिर वो जल्दी से नजर हटाकर कहती है, कोई बात नहीं, आपको और बड़े भाई को तकलीफ होगी। यह सुनकर लिंग चिंगशू हल्का सा मुस्कुराती है और सिर हिलाकर कहती है, बस तुम हमारे घर की गरीबी से परेशान मत होना। इतना कहकर वो झुकती है और अपनी बेटी का छोटा लकड़ी वाला बेड उठाकर ईस्ट वाले कमरे में ले जाने लगती है। लेकिन तुम जल्दी से आगे बढ़ते हो और कहते हो, रहने दो वाइफ, मैं उठा लेता हूँ, कहीं तुम्हारी कमर ना दुख जाए। यह सुनकर लिंग चिंगशू मुस्कुरा देती है और फिर खुद वेस्ट वाले कमरे में जाकर सामान साफ करने लगती है। वो भी मदद करना चाहती थी। उधर तुम अभी भी बिना शर्ट के काम कर रहे होते हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें कई बार कहा था कि कम से कम वेस्ट पहन लिया करो, जिस पर तुम मजबूरी में सफेद वेस्ट पहन लेते हो। वेस्ट के नीचे तुम्हारे बॉडी की मसल्स साफ दिख रही होती हैं और तुम्हारी बाहों की ताकत भी साफ नजर आती है, लेकिन वेस्ट के पीछे तुम्हारी पीठ पर पड़े पुराने निशान भी दिखाई दे रहे होते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें वेस्ट पहनने के लिए क्यों कहा, जिस पर तुम वैसे ही कुछ बैम्बू की टोकरी उठाकर आंगन में रखने के लिए निकल जाते हो। थोड़ी देर काम करने के बाद तुम देखते हो कि लिंग चिंगशू भी अपनी स्लीव्स ऊपर करके बाउल हाथ में लिए अंदर चली आती है। यह देखकर तुम तुरंत उसे रोकते हो और कहते हो, वाइफ, तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत धूल है,
तुम बाहर आंगन में जाकर बैठो, लेकिन लिंग चिंगशू तुम्हारी बात नहीं मानती, जिस पर तुम परेशान होकर अपने हाथ का सामान नीचे रखते हो और फिर उसे धीरे से पकड़कर बाहर ले जाने लगते हो, क्योंकि तुम्हें अंदर ही अंदर उसकी बहुत चिंता हो रही होती है। यहाँ इतनी धूल मिट्टी है, ऐसे में तुम उसे अंदर आकर हेल्प कैसे करने दे सकते हो, जिस पर तुम सोचते हो कि अब अगले नंबर पर घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो घर में इतने बड़े बड़े आदमी रहेंगे और हर जगह चुपचाप घूमते रहेंगे। तुम इस औरत के रिश्तेदारों को हमेशा घर पर नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर सोचने पर लगता है कि लिटियानिटियन का यहीं रुकना भी अच्छा है। जिस पर जब वह पहाड़ पर शिकार करने और पोइट्री हु तोड़ने जाती है, तब वह तुम्हारी डॉटर इन लॉ का साथ दे सकती है, उससे बातें कर सकती है और उसका बोर्डम दूर कर सकती है। लिटियानिटियन यह देखकर कि तुम लिन चिंगशू को बाहर धक्का देकर भेजते हो, वह अपना मुंह ढककर हंसने लगती है और उसे हल्का सा मारते हुए कहती है, सिस्टर इन लॉ, बिग ब्रदर तो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। यह सुनकर लिन चिंगशू का चेहरा लाल हो जाता है, जैसे लाल जेड चमक रही हो, जिस पर वह थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुरा देती है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि यह आदमी सच में बदल गया है। अब जब तक वह घर में रहती है, तब तक वह उसे किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाने देता है, यहाँ तक कि रात में उसके बॉडी को पोंछने के लिए गर्म पानी भी खुद कमरे में लाकर देता है। और इन दिनों में लिन चिंगशू सच में ऐसा फील करती है जैसे कोई उसे बहुत ध्यान से केयर कर रहा है, लेकिन यह सब इतना अच्छा है कि उसकी जिंदगी उसे थोड़ी अनरियल लगने लगती है और इसी वजह से वह थोड़ी नर्वस भी रहती है। लिन चिंगशू को डर लगा रहता है कि कहीं पहले की तरह तुम्हारा दिल फिर से बदल न जाए और सब कुछ वापस पहले जैसा ना हो जाए, जिस पर हर दिन उसका दिल चिंता में डूबा रहता है और उसकी पूरी जिंदगी हर दिन हाई टेंशन में गुजरती है। फिर भी वह इस अच्छी जिंदगी के लिए लालच करने लगती है और चाहती है कि यह सब थोड़ा और ज्यादा टाइम तक चलता रहे, जिस पर वह अपनी हर बात और हर काम में बहुत ज्यादा सावधान रहती है। उसे डर रहता है कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। खाने के टाइम भी वह तुम्हारे हाथ में सफेद आटे वाले स्टीम्ड बंस रख देती है, जबकि खुद चुपचाप मोटे अनाज वाले बंस खाती रहती है, जबकि साफ दिखता है कि उसे वो होल ग्रेन बंस बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर सफेद आटे वाले बंस भी वही बनाती है, लेकिन खुद उनका एक टुकड़ा तक नहीं खाती। वह सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ देती है, जबकि सच तो यह है कि वह कुछ भी खा सकती है। उसके लिए बस इतना काफी है कि वह चैन से जी सके। तुम बाहर जाकर आवारागर्दी मत करो, बस इसी से वह सेटिस्फाइड हो जाती है। लेकिन लिन चिंगशू अब तक यह नहीं समझ पाती कि तुम अचानक इतने अच्छे कैसे बन गए। ऐसा नहीं है कि पहले तुमने शराब पीकर शादी नहीं की थी और फिर होश में आने के बाद उसे पकड़कर माफी नहीं मांगी थी, जिस पर कई बार तुम जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कसम खाते थे, जहर की कसम तक खाते थे। हर बार शराब पीने के बाद तुम थोड़े दिन खुद को रोकते भी थे, लेकिन वह सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही चलता था। फिर उसके बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता था और तुम फिर बाहर जाकर आवारागर्दी करने लगते थे। उसने कभी तुम्हें इन दिनों की तरह खाना बनाते, पानी गर्म करते और बच्चों को बहलाते नहीं देखा था, जिस पर अब तो तुम बच्चे के लिए कपड़े और जूते तक खरीद कर लाते हो। लिन चिंगशू के दिल में सब कुछ शीशे की तरह साफ है। वह खुद को बार बार याद दिलाती रहती है कि उसे होश में रहना है, इस मीठे एहसास में पूरी तरह डूबना नहीं है, क्योंकि अगर आगे चलकर सपना टूट गया और रसा मेटी और सच आज जैसा नहीं निकला तो वह उसे सह नहीं पाएगी। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ के दिल में कितनी उलझनें चल रही हैं, जिस पर शाम तक अंधेरा होने लगता है और आखिरकार तुम विच स्टोन से बाहर निकलकर आते हो। विच सिटी में तुआ हाउस कबाड़ और टूटे सामान से भरा पड़ा है। वहां काफी समय से कोई नहीं रहता है। दीवारों पर लगे अखबार भी मकड़ी के जाले जैसे सड़ चुके हैं, जिन्हें हाथ लगाते ही वह नीचे लटकने लगते हैं। हालांकि साफ सफाई कर दी गई है, लेकिन अंदर अब भी बहुत धूल जमा है, जिस पर तुम जल्दी जल्दी लकड़ी के तख्तों से एक छोटा बेड बना देते हो और इस तरह तुम अपनी डॉटर इन लॉ के दिए हुए काम को पूरा कर देते हो। लिन चिंगशू तुम्हें बहुत पसीने में भीगा हुआ बाहर आते हुए देखती है, जिस पर वह जल्दी से टॉवल उठाती है और तुम्हारी तरफ बढ़ा देती है। फिर कहती है, जल्दी से पहुंच लो, खाना भी बस तैयार होने वाला है। लेकिन तुम टॉवल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, जिस पर तुम अपना लंबा और सीधा शरीर थोड़ा झुकाते हो दबके और अपना हैंडसम चेहरा अपनी डॉटर इन लॉ के बिल्कुल पास ले आते हो। तुम्हारी सांसों की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ती है और फिर तुम कहते हो, डॉटर इन लॉ, क्या तुम मेरी मदद करके मुझे पहुंच दोगी? यह सुनकर लिन चिंगशू एक नजर ली टियानटियन की तरफ देखती है, जो सामान लेकर घर के अंदर आ रही होती है, जिस पर वह अंदर जाते ही हल्के से होंठ काटती है और फिर हाथ बढ़ाकर तुम्हारे माथे का पसीना पोंछने लगती है। फिर वह धीरे से कहती है, थोड़ा तो ध्यान रखो, घर में बाहर वाले लोग भी हैं। अब सुबह जब बाथरूम जाने उठो तो बिना कपड़ों के मत घूमना, बड़े वाले पैंट्स पहन लिया करो, नहीं तो छोटी लड़की देखकर शर्माएगी। जिस पर तुम अपनी डॉटर इन लॉ को देखते रहते हो, जो अभी भी बहुत ध्यान से तुम्हारा पसीना पोंछ रही होती है। उसे इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए देखकर तुम्हारे दिल में गर्माहट सी भर जाती है। हालांकि तुम्हें लगता है कि अपने ही घर में तुम्हें बाल बांधने या कपड़े पहनने के लिए कोई नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपनी डॉटर इन लॉ का इतना सीरियस चेहरा देखकर तुम हल्का सा मुस्कुरा देते हो। फिर तुम लिन चिंगशू के लाल होंठों पर हल्का सा किस कर देते हो, जिस पर वह धीरे से कांप जाती है, लेकिन फिर भी धीरे से सिर हिलाकर तुम्हारी बात मान लेती है। फिर तुम हंसते हुए कहते हो, अब घर में एक अनमैरिड लड़की भी है, इसलिए अब वैसे नहीं चलेगा। यह सुनकर लिन चिंगशू का चेहरा फिर से लाल हो जाता है, जिस पर वह शर्माते हुए कहती है, बहुत बदमाश हो तुम, मैंने कहा ना, हाथ मत लगाओ, जाओ हाथ धोकर खाना खाओ। यह कहकर वह जल्दी से पलटती है और किचन की तरफ चली जाती है, जिस पर तुम अपनी डॉटर इन लॉ की भागती हुई पीठ को देखते रहते हो। इसके बाद तुम कुएं के पास जाते हो और एक बाल्टी ठंडा पानी निकालते हो, फिर जोर से अपना चेहरा धोते हो, क्योंकि तुम्हारे पूरे शरीर पर बहुत पसीना है और तुम्हें बहुत चिपचिपा और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर तुम इधर उधर देखते हो, क्योंकि पूरे आंगन में सिर्फ तुम अकेले होते हो, जिस पर तुम अपना छोटा वेस्ट उतार देते हो और सीधे बाल्टी का ठंडा पानी अपने सिर से ऊपर डाल लेते हो। ठंडा पानी पूरे शरीर में फैलते ही तुम्हें बहुत राहत देता है, लेकिन
लेकिन तभी तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि ली टियानटियन घर से बाहर निकल आती है, जिस पर वह सामने का नजारा देखकर वहीं रुक जाती है। उसकी नजर तुम्हारे खुले शरीर पर टिक जाती है। तुम्हारी बाहें नंगी होती हैं और सामने तुम्हारा लंबा और मजबूत शरीर साफ दिखाई देता है। तुम्हारी मसल्स बहुत साफ नजर आती हैं, उनकी लाइंस भी साफ दिखती हैं और उन पर कुछ छोटे स्क्रैचेस भी बने हुए हैं। बस ये मिट्टी का बना हुआ घर है, बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं है। ऊपर से बाहर का काला एरिया अभी भी धूल और राख से भरा पड़ा है। ली टियानटियन तो यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती। जिस पर लिन चिंगशू पानी खींचने की आवाज सुनकर बर्तन लेकर बाहर आती है और आते ही तुम्हें बिना कपड़ों के देख लेती है। फिर जैसे ही वह सब्जी पत्थर की मेज पर रखती है, वैसे ही आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और तुम्हें खींचकर घर के अंदर ले जाती है और खींचते हुए शिकायत करती है, इतनी ठंड में अगर तुम बीमार पड़ गए तो फिर क्या होगा। जिस पर तुम अपनी डॉटर इन लॉ के पीछे पीछे घर के अंदर चले जाते हो। उसकी डांट सुनकर भी तुम्हारे दिल में गर्माहट सी होने लगती है, क्योंकि तुम जानते हो कि वह सच में तुम्हारी फिक्र करती है। फिर कमरे में पहुंचकर लिन चिंगशू बच्चे के ऊपर डला हुआ छोटा ब्लैंकेट उठाती है, अपने पंजों पर हल्का सा उठती है और बहुत ध्यान से तुम्हारे बालों से पानी पोंछने लगती है, जिस पर तुम उसे देखते ही रहते हो। तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि तुम बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहे हो और बस उसे ही देख रहे हो। फिर जैसे ही तुम्हारी डॉटर इन लॉ कुछ कहती है, तुम तुरंत अपनी लंबी टांगें थोड़ा मोड़ लेते हो, सिर झुका लेते हो और बड़े आराम से उसे तुम्हारे बाल पोंछने देते हो। फिर तुम कहते हो, जरा पीछे भी देख लो। यह सुनकर लिन चिंगशू का हाथ थोड़ा रुक जाता है। फिर जब वह तुम्हारे बाल पोंछ लेती है तो तुम्हारे पीछे चली जाती है और तुम्हारी पीठ पर जमा पानी को धीरे धीरे पोंछने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुम्हारी पीठ के निशानों पर पड़ती है, उसका चेहरा बदलने लगता है, क्योंकि पहले तुम्हारी पीठ ऐसी नहीं थी। यह सोचते ही लिन चिंगशू की धड़कनें फिर से उलझने लगती हैं, जिस पर वह जल्दी से छोटा ब्लैंकेट तुम्हारी तरफ फेंक देती है और कहती है, आगे का खुद पोंछ लो और साफ करके पैंट्स बदलकर बाहर आ जाना खाना खाने। यह कहकर लिन चिंगशू जल्दी से बाहर निकल जाती है। तभी सामने से ली टियानटियन भी पश्चिम वाले कमरे से बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती हैं, लेकिन बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि दोनों ने अभी अभी कमरे के अंदर की सारी बातें साफ साफ सुन ली थीं। ली टियानटियन तो इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। फिर रात होने लगती है। घर के लोग कमरे में आग जलाकर बैठे होते हैं और तुम भी पैंट्स बदलकर ऊपर ग्रे शर्ट पहनकर बड़े कदमों से बाहर निकलते हो, जिस पर तुम अपनी डॉटर इन लॉ के पास पत्थर की चौकी पर बैठ जाते हो। फिर मेज पर नजर डालते हो तो देखते हो कि सुबह वाले स्क्रैम्बल्ड एग्स लगभग वैसे के वैसे पड़े हैं और मीट के भी 8 टुकड़े पूरे के पूरे रखे, जिस पर तुम तुरंत अपनी डॉटर इन लॉ की तरफ देखते हो और पूछते हो, दे तुमने सुबह कुछ खाया ही नहीं। लिन चिंगशू अभी चॉपस्टिक उठाती ही है। उसने सोचा था कि इस बार शायद यह अच्छा वक्त थोड़ा और चलेगा, लेकिन उसे लगता है कि वह सपना इतनी जल्दी टूट गया। फिर वह धीरे से चॉपस्टिक्स नीचे रख देती है, तुम्हारी तरफ देखने से बचती है, एक गहरी सांस लेती है और आधा बन और 2 अंडे उठाकर खाने लगती है। उसकी आवाज बिल्कुल शांत होती है, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं, जिस पर अचानक उसके हाथ से चॉपस्टिक गिर जाती है और जमीन पर टकराने की आवाज से तुम वापस होश में आते हो। फिर तुम गौर से देखते हो और तुम्हें कुछ गलत लगने लगता है। लिन चिंगशू की आंखें लाल हो चुकी होती हैं, उनमें आंसू भरे होते हैं जैसे बारिश में भीगा हुआ कोई कागज। यह देखकर तुम्हारा दिल कसकर सिकुड़ जाता है। तुम तो बस इसलिए गुस्सा हुए थे क्योंकि वह खुद कुछ नहीं खा रही थी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी आवाज उसे इतना डरा देगी। जिस पर तुम उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हो, लेकिन वह तुमसे बच जाती है और यह देखकर तुम और भी घबरा जाते हो। फिर इतना बड़ा आदमी होकर भी तुम अपनी डॉटर इन लॉ के सामने नीचे बैठ जाते हो। तुम्हारा चेहरा पैनिक से भरा होता है। डॉटर इन लॉ, मैं बस अभी थोड़ा जल्दी में बोल गया, मैंने सच में तुम्हें डराने का नहीं सोचा था। तुम्हारी आवाज धीरे धीरे नरम हो जाती है, जिस पर लिन चिंगशू अपने आंसू रोक नहीं पाती और रोने लगती है, क्योंकि वह सच में डर गई थी। उसे लगा था कि तुम फिर से पहले जैसे बन गए हो, वही गुस्सैल और मारने वाले इंसान। यह सोचकर तुम्हारा दिल और भी टूट जाता है। फिर तुम उसे गोद में उठा लेते हो और जल्दी से कमरे के अंदर ले जाते हो, जिस पर बाहर पत्थर की बेंच पर बैठी ली टियानटियन बस हैरानी से देखती रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या। अब आंगन में सिर्फ वही अकेली रह जाती है। कमरे के अंदर तुम अपनी बाहों में बैठी लिन चिंगशू को बहुत दुखी होकर देखते हो। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई होती हैं और उसकी छोटी सी नाक भी लाल पड़ गई होती है, जिस पर तुम्हारा दिल जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। फिर तुम झुककर उसकी आंखों पर किस करते हो और धीरे से कहते हो, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। मैं बस डर गया था कि तुम फिर से कुछ नहीं खाओगी, इसलिए जल्दी में थोड़ा तेज बोल दिया। मैं दिन भर बाहर काम करता हूँ, हर वक्त तुम्हारे पास नहीं रह पाता, इसलिए परेशान हो जाता हूँ। यह सुनकर धीरे धीरे लिन चिंगशू का दिल शांत होने लगता है। फिर उसे भी लगता है कि शायद वह अभी थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर गई, क्योंकि इन दिनों तुम उसे बहुत प्यार और केयर दे रहे थे और वह धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करने लगी थी, जिस पर अब तुम्हारी बात सुनकर उसे और भी शर्माने लगती है। उसकी सफेद उंगलियां तुम्हारी शर्ट को कसकर पकड़ लेती हैं। वह हल्का सा सिर झुका लेती है और होंठ काटते हुए चुप रहती है। तभी अचानक तुम कहते हो, डॉटर इन लॉ, ये क्या हुआ है? जिस पर लिन चिंगशू तुम्हारी उंगली की तरफ देखती है और तभी उसे पता चलता है कि उसके कपड़ों पर दूध का निशान लग गया है, लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही तुम हाल के दिनों की बातें याद करने लगते हो। चिकन, फिश, टोफू सूप और वेनिसन
ये सब वह लगातार खा रही थी और तुम धीरे से कहते हो, लगता है हमारी बेटी ने इन दिनों ठीक से नहीं पिया। यह सुनकर लिन चिंगशू का चेहरा एकदम लाल हो जाता है, बिल्कुल पके हुए पिसमोन की तरह। फिर वह जल्दी से तुम्हारी बाहों से निकल जाती है, तुम्हारी तरफ पीट कर लेती है और कहती है, पहले तुम बाहर जाओ। उसकी आवाज साफ थी लेकिन उसमें शर्म साफ सुनाई दे रही थी। इन दिनों वह रोज चिकन सूप और फिश सूप पोसूस पी रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह सच में काम कर रहा है या नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों से बच्ची ने फिर से उसका दूध पीना शुरू कर दिया था और मिल्क पाउडर नहीं पी रही थी। लेकिन फिर भी दूध बहुत ज्यादा हो रहा था, दिन में भी दर्द रहता था और कल रात तो बच्ची ने और ज्यादा पी लिया था। बेशर्म बच्ची ने फिर से इतना दूध पी लिया था। दिन में आज उतना दर्द नहीं हुआ था लेकिन फिर भी कपड़े गीले हो गए थे, जिस पर लिन चिंगशू शर्म से लाल हो जाती है, सिर झुका लेती है और धीरे धीरे अपने कपड़ों के बटन खोलने लगती है। लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि तुम उसकी हर हरकत को लगातार देख रहे हो और बिना पलक झपकाए बस उसी को देखे जा रहे हो। जैसे ही लिन चिंगशू थोड़ा पीछे हटती है, उसे एहसास होता है कि तुम अभी भी उसे देख रहे हो, जिस पर वह तुरंत घबरा जाती है और कहती है, क्या कर रहे हो, जल्दी बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। लेकिन तुम्हारा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं होता। तुम थोड़ा सिर झुकाकर कहते हो, डॉटर इन लॉ, बच्ची तो सो चुकी है, तुम ऐसे परेशान हो रही हो तो मैं हेल्प कर देता हूँ। यह कहकर तुम उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं देते। उधर बाहर ली टियानाटियन पत्थर की बेंच पर बैठी होती है, एक हाथ से अपना चेहरा पकड़े हुए वह चुपचाप बाहर अंधेरे को देख रही होती है। अब रात हो चुकी होती है और आसमान में तारे और चांद भी निकल आते हैं, लेकिन इतने देर बाद भी तुम दोनों कमरे से बाहर नहीं आते, जिस पर ली टियानाटियन की हिम्मत नहीं होती कि वह अंदर जाकर देखे, इसलिए वह बस बाहर बैठकर इंतजार करती रहती है। काफी देर बाद तुम दोनों आखिरकार कमरे से बाहर आते हो। ली टियानाटियन जैसे ही अपनी सिस्टर इन लॉ को देखती है तो उसकी आंखें हल्की गीली लग रही होती हैं, चेहरा पूरा लाल हो रखा होता है और होंठ भी पहले से ज्यादा लाल दिखाई दे रहे होते हैं, जिस पर लिन चिंगशू देख लेती है कि ली टियानाटियन उसे लगातार देख रही है। उसे याद आते ही कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, उसका चेहरा और भी गर्म हो जाता है। फिर वह जल्दी से बैठ जाती है, चॉपस्टिक्स उठाती है और ली टियानाटियन की तरफ बढ़ाकर कहती है, चलो खाना खाते हैं। इसके बाद वह एक जोड़ी चॉपस्टिक्स तुम्हारी तरफ भी बढ़ा देती है। फिर तुम बिना कुछ बोले बैठ जाते हो। पूरे टाइम तुम ली टियानाटियन की तरफ एक बार भी नहीं देखते, जिस पर तुम एक सफेद बन उठाकर अपनी डॉटर इन लॉ के हाथ में रख देते हो और खुद एक मोटे आटे वाला बन लेकर खाने लगते हो। साथ ही मन में सोचते रहते हो कि जल्दी ही तालाब से कुछ मछलियां पकड़नी होंगी और कुछ मुर्गियां भी लानी होंगी ताकि अपनी डॉटर इन लॉ के लिए अच्छा खाना बना सको। लेकिन लिन चिंगशू को बिल्कुल नहीं पता होता कि तुम क्या सोच रहे हो। उसे बस यही डर होता है कि कहीं ली टियानाटियन को बुरा न लगे, जिस पर वह सफेद आटे वाला बन उसकी तरफ बढ़ाकर कहती है, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। ली टियानाटियन छोटा सा कौर लेती है और उसके मन में अजीब सा ख्याल आने लगता है, यह घर आखिर गरीब है या नहीं। अगर गरीब है तो यहाँ सफेद आटे के बन, स्क्रैम्बल्ड एग्स और मीट बन रहा है। ये हालत तो गांव के कैप्टन के घर से भी अच्छी है, क्योंकि उनके घर में सुबह सिर्फ सूखी रोटी और अचार मिलता है। लेकिन अगर गरीब नहीं है तो फिर यह लोग 3 टूटे हुए मिट्टी के घरों में क्यों रहते हैं। आज खरीदा हुआ टीवी छोड़ दो, घर में ढंग का फर्नीचर तक नहीं है। यहाँ तक कि जिस बेड पर सो रही है वह भी बस कुछ लकड़ियों से बना है, जिस पर उसे याद आता है कि बेड पर बैठते वक्त उसे डर लग रहा था कि कहीं रात में वह टूट न जाए। फिर वह सोचती है, यह पुराना घर तो जल्दी टूट जाएगा, उसके बाद रहने की जगह भी नहीं बचेगी। फिर भी तुमने उसे यहाँ रुकने दिया, जिस पर उसे साफ समझ आ जाता है कि यह बड़े भाई अपनी वाइफ के अलावा किसी को पसंद नहीं करते और साफ दिखता है कि उन्हें उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। वह ऐसे ही तरह तरह की बातें सोच रही होती है, तभी घर के अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है, जिस पर अगले ही पल तुम तुरंत उठ जाते हो और लिन चिंगशू से कहते हो, तुम पहले खाना खाओ। फिर बड़े कदमों से घर के अंदर चले जाते हो, लाइट जलाते हो और छोटे बेड पर जागी हुई अपनी बेटी को गोद में उठा लेते हो, जिस पर लिन चिंगशू भी चॉपस्टिक नीचे रख देती है और बच्ची को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। लेकिन तुम उसे बच्ची नहीं देते और कहते हो, तुम पहले खाना खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। लिन चिंगशू अच्छी तरह जानती है कि तुम बस उसे पहले खिलाना चाहते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि बाहर से आने के बाद से तुम लगातार काम में लगे हुए थे, कभी सामान साफ कर रहे थे, कभी घर ठीक कर रहे थे। ऐसे में तुम्हें भूख कैसे नहीं लग सकती। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप फिर से खाना खाने लगती है। उधर ली टियानाटियन अपनी आंखें झुकाकर धीरे धीरे बन खा रही होती है, लेकिन मन ही मन वह अपने घर से तुलना करने लगती है। जब उसके दोनों भाई काम से लौटते हैं तो वे बच्चों को हाथ तक नहीं लगाते। बच्चा रोता रहता है और उसकी भाभियां एक हाथ से बच्चे को पकड़कर दूसरे हाथ से खाना खाती रहती हैं। लेकिन तुम्हें देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि तुम बच्ची को गोद में लेकर पूरे आंगन में आगे पीछे घूमते रहते हो और उसे प्यार से चुप कराते रहते हो। ये सब उसे बहुत अजीब और अनबिलीवेबल लगता है। जल्दी ही लिन चिंगशू खाना खत्म कर लेती है, जिस पर ली टियानाटियन चोरी चोरी सामने बैठे तुम्हारी तरफ देखने लगती है। तुम्हारी उंगलियों के बीच बन होता है और तुम चुपचाप अंडा खाते रहते हो। तुम्हारे हैंडसम चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और तुम पहले की तरह बहुत ठंडे दिखाई दे रहे होते हो, जिस पर ली टियानाटियन को लगता है कि यह आदमी सच में 2 अलग अलग चेहरे रखता है, अपनी वाइफ के सामने बिल्कुल अलग और बाकी सबके सामने बिल्कुल अलग। शायद वह तुम्हें कुछ ज्यादा देर तक देखती रहती है, क्योंकि अचानक घबरा कर कहती है, बिग ब्रदर, मेरा खाना हो गया। फिर वह जल्दी से बर्तन उठाती है, किचन में रखती
देखती है और धोने के बाद सीधे पश्चिम वाले कमरे में चली जाती है। इसके बाद उसकी दोबारा बाहर आने की हिम्मत नहीं होती। अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका होता है, जिस पर तुम अकेले आंगन में बैठकर बाकी बचे 4 मोटे आटे वाले बन खा लेते हो और ऊपर से सूप पीकर पेट भर लेते हो। इसके बाद तुम एक बर्तन में गर्म पानी भरते हो और उसे लेकर कमरे में जाते हो। फिर कहते हो, डॉटर इन लॉ, बॉडी पोंछ लेना, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। यह कहकर तुम पानी का बर्तन शेल्फ पर रख देते हो और बाहर निकल जाते हो, जिस पर लिन चिंगशू दरवाजा बंद कर देती है, कपड़े उतारती है और गर्म पानी से खुद को साफ करने लगती है। अभी वह कपड़े पहनकर खत्म ही करती है, तभी उसे दरवाजे के पीछे हल्की सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसने गलत सुना है, लेकिन अगले ही पल बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, अरे छोटी भाभी, नहा रही हो क्या? यह सुनते ही लिन चिंगशू डर के मारे कांप जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह जोर से चीख पड़ती है। उधर बाहर तुम अभी अपनी बेल्ट ठीक ही कर रहे होते हो, तभी तुम्हें उसकी चीख सुनाई देती है, जिस पर तुम तुरंत भागते हुए अंदर आते हो और डर से कांपती हुई लिन चिंगशू को अपनी बाहों में पकड़ लेते हो। फिर उसे कसकर पकड़ते हुए घबराकर पूछते हो, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले कोई अपने काले बाल उठाकर आंगन की दीवार के बाहर देखता है, जिस पर उसे सच में एक आदमी जल्दी जल्दी भागता हुआ दिखता है। यह देखकर तुम सेंट वाली डीप हेयर की मूवमेंट नोट करते हो और फिर अपनी नजर वापस खींच लेते हो। फिर तुम अपनी बाहों में मौजूद उस पर्सन की तरफ देखते हो, जिस पर अंडरवियर पहने हुए उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए ब्लू वेस्ट उसे उठाता है और बेड पर लिटा देता है। इसके बाद तुम बेडरूम से बाहर निकलते हो और वेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी ली टियानाटियन के पास जाकर जल्दी से कहते हो, तुम मेरी मदद करो और उस पर नजर रखो, मैं बाहर जा रहा हूँ। जिस पर वह कुछ नहीं कहती और तुम अपनी लंबी टांगों के साथ सीधे आंगन से बाहर निकल जाते हो। फिर तुम्हारी शर्मीली लेकिन लंबी फिगर अंधेरी रात में गायब होती चली जाती है, जिस पर विलेज हेड के सेकंड जनरेशन की दर्द भरी चीखें पूरे गांव में सुनाई देने लगती हैं। पास वाले नेबर्स उसकी दहाड़ें और उसके शरीर पर पड़ते मुक्कों की भारी आवाज सुनते रहते हैं और सबको पता चल जाता है कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो। लोग आपस में कहते हैं, तुम्हारे अंदर से तो एकदम रशलस सोल निकलती है, पता नहीं उस सेकंड जनरेशन ने तुम्हें कैसे प्रोवोके किया, लेकिन आवाज सुनकर तो यही लगता है कि तुम उसे बहुत बुरी तरह पीट रहे हो। सच में डर लग रहा है कि कहीं तुम उसे मार ही ना डालो। जिस पर फोर्थ ब्रदर की आवाज आती है, मैं गलत था, मैं बस एजुकेटेड यूथ ली टियानाटियन को देखने गया था, लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं देखा। यह सुनकर तुम बिना एक शब्द बोले उसे फिर से एक जोरदार ट्रिक लगा देते हो। फिर तुम ठंडे स्वर में कहते हो, कुछ मत बोल, तुझे मीट का इतना लालच है ना, जा अब मीट खा। जिस पर फोर्थ ब्रदर डरते हुए कहता है, मैं गलत था, लेकिन उस सेकंड जनरेशन में अब घुटनों के बल बैठने की भी ताकत नहीं बचती है। वह सच में डर जाता है कि कहीं तुम उसे पीट पीट कर खत्म ना कर दो। एक पल के लिए तुम सच में उसे खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन फिर तुम्हें लिन चिंगशू और उसकी बेटी का ख्याल आता है, जिस पर तुम आखिर में इतने रशलस नहीं बनते। उधर लिन चिंगशू बेड पर लेटी रहती है। पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है, तभी उसे आंगन में पानी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर उसे समझ आता है कि तुम वापस आ गए हो। करीब 10 मिनट बाद जब तुम नहा चुके होते हो, तभी कमरे का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आती है। अंधेरे में तुम सोचते हो कि वह सो चुकी है, जिस पर तुम धीरे धीरे कदम रखते हुए कमरे के अंदर जाते हो। फिर जैसे ही तुम अंधेरे में बेड पर लेटने वाले होते हो, तभी बेड से एक धीमी आवाज आती है, तुम वापस आ गए। जिस पर लिन चिंगशू अपना हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन करती है। कमरे में रोशनी फैल जाती है। तुम वहीं रुक जाते हो और क्रेले और देखते हो कि बेड पर बैठी वह एक हाथ से अपना सिर पकड़े रहती है। उसके काले बाल उसके बर्फ जैसे सफेद कंधों पर बिखरे रहते हैं। यह देखकर तुम कुछ पल उसे चुपचाप देखते रहते हो, फिर हाथ बढ़ाकर लाइट वापस बंद कर देते हो। अंधेरे में तुम बिना कुछ बोले उसकी पतली कमर को पकड़ लेते हो, जिस पर उसे अपनी बाहों में खींचकर उसकी पीठ थपथपाते हो और धीरे से कहते हो, सब ठीक है डॉटर इन लॉ, अब सो जाओ। जिस पर वह धीमी आवाज में कहती है, तुम्हारे वापस आने से पहले मुझे नींद नहीं आती। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम गुस्से में किसी को मार ना डालो, और मुझे यह भी डर लगता है कि गांव वाले बातें करेंगे। यह कहते हुए वह डरकर एक छोटे किटन की तरह तुम्हारी बाहों में सिमट जाती है। उसका चेहरा तुम्हारी छाती से लग जाता है और वह तुम्हारी तेज धड़कन सुनती रहती है। फिर उसकी उंगलियां धीरे से तुम्हारे कपड़ों को पकड़ लेती हैं। वह जोर से रोने की हिम्मत भी नहीं करती, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसकी बेटी जाग ना जाए। ऐसी डॉटर इन लॉ को देखकर तुम्हारे अंदर की सारी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे नाम और बदनामी की वजह से गांव के छोटे मोटे गैंगस्टर्स कभी उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी कि फिर भी कोई उस पर नजर डालने की कोशिश करेगा। मगर आज के बाद जिन लोगों ने भी ऐसे ख्याल रखे होंगे, वे जरूर रुक जाएंगे। फिर तुम उसके चेहरे की तरफ देखते हो। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। यह देखकर तुम्हें याद आता है कि पिछले कुछ समय से तुम सुबह जल्दी निकलते रहे और रात को देर से वापस आते रहे। तुम स्टोन लेक खोदकर उसे बेचते रहे, पैसे कमाकर उसके हाथ में रखते रहे, उसे प्रोटेक्ट करते रहे, उसे मनाते रहे। यह सब सोचते ही लिन चिंगशू अंधेरे में धीरे धीरे रो पड़ती है, जिस पर तुम अपने दिल में एक लंबी सांस लेते हो। फिर जब तुम अपने पास लेटी हुई उस लड़की की बराबर चलती सांसें सुनते हो, तभी तुम राहत की सांस लेते हो। अगले दिन लिन चिंगशू अपनी नींद में होती है, तभी बाहर से आती आवाजें उसे जगा देती हैं। आंगन में सिस्टर इन लॉ झाओ उबला हुआ पानी रखती है। फिर वह उसमें एक बड़ी मुट्ठी शुगर डालती है और वहां काम कर रहे लोगों को एक एक करके
पानी पिलाती है। आजकल शुगर बहुत रेयर चीज होती है और कोई भी इसे आसानी से खरीदना नहीं चाहता। जिस पर काओ फेंगजी एक कटोरी शुगर वाटर पीता है और फिर धीरे से सिस्टर इन लॉ झाओ के पास जाकर पूछता है, कल रात तुम्हारे घर से भाई और डॉटर इन लॉ की आवाजें आ रही थी ना? यह सुनकर सिस्टर इन लॉ झाओ केटल नीचे रखती है और गॉसिप वाली नजर से काओ फेंगजी को देखती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे फोर्थ फैमिली वाले सेकंड ब्रदर का क्या मामला है? तुमने सब सुन लिया, फिर भी रात में खाली बैठे थे क्या? क्या यंग कपल की विंडो के नीचे बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे? जिस पर काओ फेंगजी बस हंस देता है और कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिमाग में कल रात की बात घूमती रहती है। उसने सुना था कि तुमने विलेज हेड के दूसरे बेटे को खुद पीट कर आधा मरा हुआ कर दिया, उसकी एक टांग भी तोड़ दी, लेकिन सिटी वाली डॉटर इन लॉ की इज्जत फिर भी बच गई। फिर कुछ चुपचाप कहती है कि शायद यही वही डॉटर इन लॉ है जिसके पीछे वह आदमी छुपकर घूम रहा था। वह यह बात किसी से कहे बिना नहीं रह पाती, लेकिन सिस्टर इन लॉ झाओ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। वह केटल उठाकर बाकी लोगों को पानी देने लगती है। इसके बाद वह तुम्हारे पास आती है, तुम्हारी तरफ एक नजर डालती है और धीरे से कहती है, तुम जाकर चिंगशु को देख लो। वह इस टाइम तक बहुत पहले उठ जाती है, लेकिन आज अभी तक बाहर नहीं आई, कहीं वह बीमार न पड़ गई हो। जिस पर तुम जो ब्रिक्स उठा रहे होते हो वह काम तुरंत रोक देते हो, क्योंकि सुबह जब तुम उठे थे तब वह सच में अभी भी सो रही थी और अब 10 बज चुके होते हैं। फिर तुम जल्दी से पर्दा हटाते हो और बेडरूम के अंदर चले जाते हो। जब तुम दरवाजा खोलकर अंदर आते हो तब लिंग चिंगशु जाग जाती है, जिसके बाद तुम उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लेते हो और उसके कान के पास धीरे से कहते हो, जब तुम उठो तो पहले अपने कपड़े बदल लेना, बाद में मैं खाना अंदर लेकर आऊंगा, तुम यहीं खा लेना। तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी और डार्क लगती है। कमरे के पर्दे अभी भी बंद रहते हैं और बाहर से काफी शोर आ रहा होता है। जिस पर लिंग चिंगशु खुद को रोक नहीं पाती और पूछती है, आंगन में क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? जिस पर तुम हल्का सा मुस्कुराकर कहते हो, आंगन की दीवार रेनोवेट हो रही है इसलिए थोड़ा मेस है। डॉटर इन लॉ, अभी बाहर मत आना, बाहर अभी और भी काम चल रहा है। जिस पर वह कहती है, तो फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे? लेकिन तुम उसे छोड़ते नहीं बल्कि और पास खींच लेते हो। फिर तुम उसकी तरफ देखते हुए कहते हो, तुम मुझे किस करो, फिर मैं छोड़ दूंगा। ड्रामा मत करो, छोड़ो मुझे, बाहर लोग हैं। जिस पर तुम कहते हो, जे मैं कहाँ ड्रामा कर रहा हूँ, तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो, मैं तुम्हें किस करने दूंगा। फिर तुम थोड़ा नाराज होकर कहते हो, या फिर तुम नहीं चाहती? क्या अब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? तुम्हारी आवाज में थोड़ा दुख और थोड़ा गुस्सा दोनों होता है। यह सुनकर लिंग चिंगशु कुछ बोलना चाहती है, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहती। फिर वह धीरे से आगे बढ़ती है और तुम्हारे गाल पर हल्का सा किस कर देती है। जिसके बाद वह कहती है, ठीक है अब छोड़ो मुझे। जिस पर तुम जिसे उसका किस मिल चुका होता है तुरंत खुश हो जाते हो। फिर तुम उसका छोटा सा चेहरा पकड़ते हो और कहते हो, तुमने मुझे किस किया? लिंग चिंगशु थोड़ा बोर्ड होकर कहती है, मैं घर में अकेले बोर हो रही हूँ, मैं बाहर जाकर मदद करना चाहती हूँ। लेकिन तुम बिना एक पल सोचे सीधा मना कर देते हो। फिर तुम कहते हो, बिल्कुल नहीं, अगर बोर हो रही हो तो मैं सिस्टर इन लॉ को अंदर भेज देता हूँ, वो तुमसे बात करेगी। यह सुनकर लिंग चिंगशु समझ जाती है कि बाहर जाकर मदद करने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर जब वह देखती है कि तुम दरवाजा बंद करके बाहर चले गए हो, तब वह उदास होकर वापस बेडरूम में चली जाती है। आंगन की दीवार करीब 2 मीटर ऊंची बन चुकी होती है और उसके ऊपर टूटे हुए ग्लास के टुकड़े लगाए जा रहे होते हैं। ऐसे में बिना लैडर के उस दीवार को पार करना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से दीवार पर ग्लास भी लगा होता है, इसलिए कोई आसानी से अंदर नहीं आ सकता। तभी तुम्हारे घर के पीछे ब्रदर काओ फेंगजी हंसते हुए कहता है, कल रात मैं बाथरूम जाने के लिए बाहर निकला था, तभी मैंने देखा कि सेकंड जनरेशन लिंग चिंगशु के कमरे से निकल रहा था। फिर मैंने चुपके से जाकर देखा, मुझे तो लगता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यह सुनकर जेंग होंगशा शॉक्ड होकर कहती है, क्या? नहीं? फिर वह कहती है, अगर यह सच है तो लिंग चिंगशु बहुत शेमलेस है। दोनों वहीं खड़े होकर धीरे धीरे गॉसिप करने लगते हैं, जिस पर उनके अंकल भी वहीं बैठे स्टाइल से बातें करने लगते हैं। तभी कोई कहता है, तुम लोग मदद करने आए हो या गॉसिप करने? इसी बीच लिंग लिंग बाहर आती है और सबको शुगर वाला पानी पीने के लिए बुलाती है। जिस पर सब लोग देखते हैं कि काओ फेंगजी स्नैक्स का बॉक्स भी लेकर आया है और उसकी जेब भी भरी हुई लग रही है। ऐसा लगता है कि मदद करने वालों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम मन ही मन सोच रहे होते हो कि काओ फेंगजी और झांग होंगशा को कैसे सबक सिखाना है, और तुम सोचते हो कि इस बार ऐसा करना है कि एक ही बार में पूरा मामला खत्म हो जाए। खाना खाने के बाद तुम सीधे अपने अंकल वांग डैशन के घर चले जाते हो। वांग डैशन और उसके दोनों बेटे अलग नहीं हुए होते, इसीलिए पूरा परिवार एक ही घर में साथ रहता है। जब तुम वहां पहुंचते हो तब वांग फैमिली खाना खा रही होती है। तुम्हें देखकर सब थोड़ा हैरान हो जाते हैं। जिस पर वांग डैशन पूछता है, खाना खाया? और उसी समय लियू शुकविन मुंह में खाना डाल रही होती है। वह ज्यादा कुछ सोचती भी नहीं, क्योंकि तभी तुम सीधे काओ फेंगजी की तरफ बढ़ने लगते हो। फिर तुम एक एक कदम चलते हुए उसके पास पहुंचते हो और अचानक उसके बाल पकड़ लेते हो। तुम्हारा यह मूव देखकर वहां मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं। काओ फेंगजी जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद सब लोग होश में आते हैं। वांग हेतेंग तुरंत खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? जिस पर तुम ठंडी हंसी के साथ कहते हो, मैं पागल हूं? पहले अपनी डॉटर इन लॉ से पूछो। यह सुनकर काओ फेंगजी का चेहरा तुरंत उतर जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि उसकी बात इतनी जल्दी तुम्हारे कानों तक पहुंच जाएगी, और उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगे। वह तुरंत घबराकर कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन यह सुनते ही लियू शुकविन और वांग
वांग दाशान दोनों का चेहरा डार्क पड़ जाता है क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि मामला सच है। फिर वांग डैशन गुस्से में कहता है, ये कैसी डॉटर इन लॉ है, ये तो पूरे घर के लिए मुसीबत बन गई। वह पहले से ही अपने बेटे से परेशान रहता है क्योंकि उसका बेटा हमेशा जिंग गो के साथ घूमता है और कुछ अच्छा नहीं सीखता। फिर वह झानग होंगशिया की तरफ देखकर कहता है, और तुम भी उसके साथ लगी रहती हो। जिस पर काओ फेंगजी मन ही मन तुम्हें गालियां देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि खुद को कैसे बचाए। तभी जेंग होंगशिया खड़ी होकर कहती है, शायद इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जेंग गो, पहले उसे छोड़ दो। फिर वह कहती है, आखिर काओ फेंगजी तुम्हारा कजन है, लेकिन तुम उसकी तरफ देखकर कहते हो जानग होंगशिया तुम कोई अच्छी चीज नहीं हो, चुपचाप बैठ जाओ। यह सुनकर जेंग होंगशिया ऑकवर्ड हो जाती है। फिर वह अपने आदमी वांग योंग की तरफ देखती है, लेकिन वांग योंग भी इस मामले में पड़ना नहीं चाहता। जिस पर तुम अपना हाथ उठाते हो और सीधे काओ फेंगजी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हो। फिर तुम कहते हो, जे मैं तुम्हें इतना बोलने देता हूँ, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चाओ फेंगजी को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि तुम सच में उसे मार दोगे, और सबसे बड़ी बात, वांग फैमिली में से कोई भी उसे बचाने नहीं आता। फिर तुम एक के बाद एक उसे 6 थप्पड़ मारते हो, जिसके बाद जाकर तुम उसे छोड़ते हो। काओ फेंगजी की आंखों में डर साफ दिख रहा होता है, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। लियांग रोने लगती है, लेकिन वांग हे उसे तुरंत पीछे खींच लेता है। तभी वांग डैशान जोर से कहता है, तुम तो मार खाने के लायक ही हो। फिर लियू शुक्विन भी आगे बढ़ती है और काओ फेंगजी को एक लात मार देती है, क्योंकि सब जानते हैं कि काओ फेंगजी के मन में गलत सोच थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। जबकि तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा था, फिर भी उसने ऐसी बातें कही सिर्फ तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए। इसलिए जब वह पिटता है तब किसी को भी उस पर तरस नहीं आता, लेकिन फिर भी काओ फेंगजी कहता है, मैंने वो बातें नहीं कही, मैं नहीं मानता। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जिस पर तुम उसकी तरफ देखकर कहते हो, अगर तुमने वो बातें नहीं कही तो कसम खाओ, अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा पूरा फैमिली खत्म हो जाए, तुम्हारे माँ बाप चैन से ना मरे, तुम्हारे बच्चे भी ठीक ना रहें। यह सुनते ही काओ फेंगजी चुप हो जाता है, क्योंकि वह अभी भी बहुत कमजोर है और तुम्हारे सामने उसका कोई जवाब नहीं चलता। तुम्हारे 2 ही शब्द उसका मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके मन में गिल्ट होता है और अब वह कुछ भी नहीं बोल पाता। सब लोग समझ जाते हैं। जिस पर तुम सबकी तरफ देखकर कहते हो, आज मैं अपनी बात यहीं साफ कर देता हूँ, अगर गांव में किसी को भी हमारे बारे में गॉसिप करते हुए या हम दोनों के रिश्ते में जहर घोलते हुए सुना तो फिर मुझे बुरा मत कहना। उस टाइम अगर किसी को मार दिया या लंगड़ा कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इतना कहने के बाद तुम काओ फेंगजी को 2 और लात मार देते हो, जिस पर वांग हे भी आगे बढ़ता है और अपनी वाइफ को एक बार फिर लात मार देता है। काओ फेंगजी का चेहरा पूरी तरह सूज चुका होता है और वांग हे की मार खाते हुए वह लगातार माफी मांगता रहता है, लेकिन फिर भी कोई आगे आकर लड़ाई रोकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि तुम अभी भी वहीं खड़े रहते हो और साफ दिख रहा होता है कि तुम्हारा गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में जो भी बीच में आता वह भी पिट जाता। लियू शुक्विन एक लंबी सांस लेती है और कहती है, बस करो, अब काफी है, अगर और चोट लग गई तो इलाज में पैसे खर्च होंगे। लेकिन वांग हे का उठा हुआ हाथ फिर से काओ फेंगजी के चेहरे पर पड़ता है, जिस पर उसके होंठ के कोने से खून निकलने लगता है। तुम ठंडी आवाज में कहते हो, मैंने कहा था ना, अपनी जुबान संभाल कर रखना, अगर अगली बार फिर कुछ बोला तो तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतना कहकर तुम वहां से निकल जाते हो, जिसके बाद घर के अंदर सिर्फ काओ फेंगजी के रोने की आवाज बचती है। उसके अलावा कोई कुछ नहीं बोलता। काओ फेंगजी को सबक सिखाने के बाद तुम्हारा मन काफी हल्का हो जाता है। फिर तुम सीधे घर लौटते हो अपनी डॉटर इन लॉ को देखने के लिए। तुम्हारे जाने के बाद वांग डशान लियू शुक्विन की तरफ इशारा करता है और उसे कहता है कि दोनों डॉटर्स इन लॉ को लेकर किचन में चली जाए। फिर हॉल के बीच में बैठा वांग डशान सिगरेट पीते हुए मेज पर अपनी पाइप मारता है और कहता है, वांग हे वांग योंग, तुम दोनों सुन लो, अगर तुम्हारी वाइफ फिर कभी गांव में लिटिल 4 की फैमिली के बारे में कुछ भी बोलेगी तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। फिर वह कहता है, लिटिल 4 से हम लोग पंगा नहीं ले सकते, मैंने सुना था कि वह पहले से सुधर गया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि वह पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो गया है। यह सुनकर वांग हे और वांग योंग दोनों सिर झुका लेते हैं, क्योंकि उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वांग डैशान की बात काट सके। उसी वक्त अंकल चेन के घर का लकड़ी वाला दरवाजा खुलता है, जिस पर काओ फेंगजी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती हैं। उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए होते हैं, लेकिन अभी तक वह प्रेग्नेंट नहीं हुई होती। उसके सास ससुर और उसका हस्बैंड सब बस खड़े होकर उसे पिटते हुए देखते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जिस पर वह सोचती है, आखिर ये लोग उसके अपने कैसे हो सकते हैं। तभी वांग हे अंदर आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप कांग के किनारे बैठ जाता है और सोच में डूब जाता है। उसके मन में भी बहुत कंफ्यूजन चल रही होती है। उसे लगने लगता है कि उसका कजन बिल्कुल सिंपल इंसान नहीं है। उसके पिता का मतलब साफ था, उससे पंगा मत लो, लेकिन उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। जिस पर वह उसे वापस उसके मायके भेजने का सोचता है, लेकिन फिर उसका मन नहीं मानता। दोनों काफी देर तक चुप बैठे रहते हैं। फिर कुछ देर बाद काओ फेंगजी धीरे से उठती है और कहती है, मुझसे गलती हो गई। यह सुनकर वांग हे थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद अपनी गलती मानेगी। फिर चाओ फेंगजी कहती है, अब से मैं तुम्हारे साथ ठीक से रहूंगी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी और किसी से फालतू बात भी नहीं करूंगी। वांग हे उसे कुछ देर तक देखता रहता है, फिर बिना कुछ बोले मुड़कर बाहर चला जाता है, जिस पर काओ फेंगजी उसकी पीठ को देखते हुए वहीं खड़ी रह जाती है। एक सुबह लिंग चिंगशू उठे हुए आटे को 5 छोटे हिस्सों में बांटती है और उन्हें तवे पर डालकर दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेंकती है। फिर वह उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर टेस्ट करने ही वाली होती है, तभी पीछे से कोई उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तुम बहुत लंबे होते हो, इसलिए थोड़ा झुककर
उसे अपनी बाहों में पकड़ लेते हो, फिर अपना सिर उसके कंधे के पास ले जाते हो, जिस पर लिंग चिंगशू थोड़ा सा सिमट जाती है। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी जानी पहचानी खुशबू फील करते ही वह रिलैक्स हो जाती है। फिर वह मुड़कर देखती है कि तुम उसके हाथ में पकड़े हुए खाने को देख रहे हो, जिस पर वह हल्का सा मुस्कुराती है और आटे की बनी हुई रोटी का टुकड़ा तुम्हारे मुंह में डाल देती है। फिर वह पूछती है, कैसा है? जिस पर तुम मुस्कुराकर कहते हो, बहुत अच्छा। तुम्हारी स्माइल इस बार बिल्कुल रियल और नेचुरल लग रही होती है। फिर तुम कहते हो, डॉटर इन लॉ, तुम्हें मेरे लिए इतनी सुबह उठकर खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बच्चे को लेकर थोड़ा और सो जाया करो। लेकिन लिंग चिंगशू कहती है, तुम्हें शिकार पर जाना होता है, पहाड़ों में बहुत ठंड होती है, सुबह कुछ गर्म खाकर जाना अच्छा रहता है। कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि तुम सिर्फ सूखा खाना लेकर चले जाते हो। लिंग चिंगशू बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती होती है। इसके बाद तुम बाहर निकलते हो। नाश्ता करने के बाद तुम अपने बड़े बूट्स पहनते हो, कैमल फ्रेम उठाते हो और पहाड़ की तरफ चल देते हो। करीब 2 घंटे चलने के बाद तुम्हें आखिरकार वह वेट लेक मिल जाता है। फिर तुम अपने टूल्स निकालते हो और काम में लग जाते हो। दोपहर तक तुम स्टोन लेक निकाल लेते हो। जब तुम देखते हो कि अभी टाइम बचा हुआ है, तब तुम तुरंत पहाड़ से नीचे नहीं उतरते, बल्कि आसपास सूखी लकड़ियां और बाकी चीजें ढूंढने लगते हो, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। और सच में तुम्हें कुछ मिल जाता है। तुम जल्दी से उसकी तरफ बढ़ते हो। पहले तुम्हें लगता है कि वह कोई मशरूम है, लेकिन फिर तुम ध्यान से देखते हो, वह एक अजीब सा लाल रंग का धुएं जैसा सूखा मशरूम होता है। उसकी 4 शाखाएं होती हैं और सब अलग अलग शेप और साइज की होती हैं, जिस पर तुम सोचते हो कि आज का पहाड़ पर आना वाकई वर्थ था। तुम्हें समझ नहीं आता कि पहले ये तुम्हें क्यों नहीं मिला। ये पहाड़ सच में खजाने से भरा हुआ है। फिर तुम कैमल फ्रेम नीचे रखते हो, शार्प ब्लेड निकालते हो और उसकी शाखाएं काटकर उसमें रख देते हो। फिर उसके ऊपर घास की एक मोटी लेयर डाल देते हो। तुम वहां से जाने ही वाले होते हो, तभी तुम्हारी नजर पास के एक पेड़ के नीचे बने छोटे से होल पर पड़ती है। उस होल के आसपास मिट्टी और छोटे छोटे पंजों के निशान पड़े होते हैं। यह देखकर तुम्हें समझ आता है कि यह किसी वीजल का बिल है, जिस पर तुम तुरंत सोचते हो, इसका मीट बहुत टेस्टी होता है, इससे डॉटर इन लॉ की बॉडी भी ठीक होगी और इसका ऑयल भी बहुत कीमती मेडिसिन होता है। लेकिन यह जानवर बहुत चालाक होता है, इसे सीधे पकड़ना आसान नहीं होता, जिस पर तुम स्मोक वाला तरीका ट्राई करने का सोचते हो। फिर तुम आसपास देखते हो और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च ढूंढ लेते हो। उसके बाद तुम ध्यान से सूखी मिर्च और सूखी लकड़ियां उस होल में भर देते हो। फिर आग जलाने के लिए तैयार हो जाते हो। धुआं उठने लगता है और उसके साथ बहुत तेज स्मेल फैलने लगती है। बिल के अंदर की मिट्टी भी हिलने लगती है, जिस पर तुम सामने की मिट्टी हटाकर वहीं पेशेंटली इंतजार करने लगते हो। तुम जानते हो कि स्मोक महसूस होते ही वह जानवर इंस्टिंक्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा और तुम पहले से ही बिल के सामने खड़े होते हो। अब बस इंतजार करना होता है कि वह खुद जाल में फंस जाए। लेकिन तुम्हें थोड़ा गैम्बलिंग वाला फील भी हो रहा होता है, क्योंकि वह जानवर खुदाई करने में बहुत तेज होता है और उसका बिल भी बहुत स्मार्ट तरीके से बना होता है। अक्सर उसके कई एग्जिट्स होते हैं। तुम्हें याद आता है कि एनिमल वर्ल्ड में बताया गया था कि कुछ बिलों के तो 130 से भी ज्यादा रास्ते होते हैं। टाइम धीरे धीरे गुजरता रहता है। पहाड़ और जंगल बिल्कुल शांत रहते हैं, बस बीच बीच में पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन तुम्हारी नजर सिर्फ बिल के मुंह पर टिकी रहती है। तुम्हारी हथेलियों में हल्का पसीना आने लगता है। करीब आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती, जिस पर तुम हार मानने वाले होते हो और सोचते हो कि अब गीली लकड़ियां डालकर आग फैला देते हैं। तभी बिल के मुंह पर हलचल होती है। एक बालों वाला छोटा सा सिर बाहर निकलता है। उसकी आंखें धुएं के बीच चमक रही होती हैं। फिर अगले ही पल उसका पूरा शरीर बाहर निकल आता है और वह घबराकर बाहर भागने लगता है, जिस पर तुम तुरंत हरकत में आते हो। तुम्हारी नजर और हाथ दोनों बहुत तेज होते हैं। तुम फटाफट नेट वाली रोप खींचते हो और वह जानवर सीधे जाल में फंस जाता है। तुम अंदाजा लगाते हो कि उसका वजन करीब 20 पाउंड होगा। इतने सारे बिलों में से एक में ऐसा बड़ा जानवर मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, जिस पर तुम काफी खुश हो जाते हो। इसके बाद तुम अपनी स्पेस से पानी निकालते हो और पूरी तरह से आग बुझा देते हो, ताकि कहीं जंगल में आग न लग जाए। फिर तुम मुड़ते हो और पहाड़ से नीचे उतरने लगते हो। इधर गांव में कुछ विलेजर्स को पता चल जाता है कि तुमने टीवी खरीदा है, जिस पर सब लोग क्यूरियोसिटी में तुम्हारे घर आने लगते हैं। सब देखना चाहते हैं कि सिटी वाले जिस टीवी की बात करते हैं वह आखिर दिखता कैसा है। इस दौरान कुछ विलेजर्स ने जो जेनशिंग को बिल्डिंग मटेरियल भिजवाते हुए भी देखा होता है। जब उन्हें पता चलता है कि तुम घर बना रहे हो, तब सबके चेहरे पर हैरानी आ जाती है। कोई कहता है, मुझे नहीं लगता ये घर बन पाएगा। कोई कहता है, इसके पास इतने पैसे कहां से आएंगे। और कुछ लोग तुम्हारे पीछे बातें करते रहते हैं कि इतना पैसा एक आयरन बॉक्स पर खर्च करना बेकार है, टीवी खरीद कर क्या होगा, सिर्फ पैसे और बिजली बर्बाद होगी। उधर लिंग चिंगशू पूरे दिन उन विलेजर्स को हैंडल करती रहती है जो टीवी देखने आते रहते हैं। वह पहले ही बहुत थक चुकी होती है, जिस पर वह बस बैठकर थोड़ा आराम करने ही वाली होती है। तभी वह तुम्हें कैमल फ्रेम लेकर वापस आते हुए देखती है। तुम्हें देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फिर वह बच्चे को लेकर तुम्हारी तरफ आती है और पूछती है, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। इतना कहते हुए उसकी नजर तुम्हारे कैमल फ्रेम में भरी घास पर पड़ती है। पिछले कुछ दिनों में उसे आदत हो चुकी होती है। अब वह सिर्फ घास देखकर ही समझ जाती है कि उसके नीचे जरूर कुछ छुपा हुआ है, जिस पर वह मन ही मन थोड़ा हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है, क्योंकि ऐसी चीजें तो चाहने पर भी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन तुम हर बार पहाड़ से कुछ ना कुछ लेकर वापस आ जाते हो। लिंग चिंगशू ने आज रेड कलर का स्वेटर पहना होता है। उसका कलर इतना ब्राइट होता है कि उसकी स्किन और भी ज्यादा गोरी और सॉफ्ट लगने लगती है। तुम उसे देखते ही उसके पास चले जाते हो। फिर थोड़ा झुककर उसके गाल पर लगा हुआ हल्का सा धूल और मिट्टी साफ करते हो। तभी तुम्हारी नजर घर के अंदर बैठे कुछ विलेजर्स पर पड़ती है, जिस पर तुम थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर वेस्ट रूम की तरफ देखते हो। लिंग चिंगशू तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है। फिर वह धीरे से कहती है, गांव वाले टीवी देखने आए हैं, अच्छा हुआ सिस्टर इन लॉ आ गई थी, नहीं तो मैं अकेले संभाल नहीं पाती। जिस पर तुम बस सिर हिला देते हो। फिर तुम बच्चे को उसकी गोद से लेने वाले होते
छोड़ते हो, लेकिन नीचे देखते हो कि तुम्हारे कपड़े थोड़े गंदे हैं, जिस पर तुम कैमल फ्रेम लेकर सीधे किचन चले जाते हो। फिर जो लिंग चिंगशू तुम्हारे पीछे आती है, तुम उसके कान के पास झुककर धीरे से कुछ कहते हो, जिस पर उसकी नजर कैमल फ्रेम की तरफ जाती है। फिर वह धीरे से सिर हिलाकर समझ जाती है। हालांकि उसे अभी तक नहीं पता होता कि इस बार तुम क्या लेकर आए हो, और वैसे भी तुम्हें कल सुबह सिटी जाना होता है, लेकिन घर में इतने लोग होने के बावजूद तुम फिर भी ऐसी चीजें घर लेकर आ जाते हो। यह सोचकर वह खुद भी समझ नहीं पाती कि तुम्हें सपोर्ट करे या डांटे, क्योंकि हाल के दिनों में तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गया होता है। फिर वह नोटिस करती है कि तुम उसे चुपके से देख रहे हो, जिस पर तुम मुस्कुरा देते हो और अगले ही पल उसके हथेली जितने छोटे गाल पर किस कर देते हो। फिर तुम कहते हो, आज मेरी वाइफ ने अच्छा खाना खाया ना। लेकिन तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी सीधे नहीं रहते। तुम्हारा हाथ उसकी कमर पर चला जाता है, जिस पर उसकी कमर में हल्की सी झंझनाहट होने लगती है। फिर तुम कहते हो, तुम ऐसे कैसे रह सकती हो? लगता है अभी तुम्हारी हाइट 5 फुट 6 भी नहीं है। मैं घर पर नहीं रहता, इसलिए तुम ठीक से खाना भी नहीं खाती। तुम बहुत पतली हो गई हो। इतना कहते हुए तुम उसकी कमर पकड़ लेते हो और वह बच्चे को पकड़े हुए तुम्हारी तरफ अजीब नजरों से देखने लगती है। वह कुछ कहने ही वाली होती है कि तुम हर जगह बस शरारत करते रहते हो। तभी बाहर से सिस्टर इन लॉ की आवाज आती है। अब जब फोर्थ चाइल्ड वापस आ गया है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह बाहर जाने लगती है, जिस पर लिंग चिंगशू जल्दी से उसे रोकती है। फिर वह कहती है, सिस्टर इन लॉ, एक मिनट रुकिए। इसके बाद वह बच्चे को तुम्हारे हाथ में देती है और खुद ईस्ट रूम में चली जाती है। वहां से वह रॉक शुगर का एक बैग निकालती है और आकर सिस्टर इन लॉ के हाथ में रख देती है, क्योंकि अगर सिस्टर इन लॉ ने पहले उसकी मदद ना की होती तो उसके लिए पहले वाले दिन और भी मुश्किल हो जाते। और आज भी जब उसने सुना कि गांव के इतने लोग घर देखने आने वाले हैं तो वह तुरंत मदद के लिए आ गई। लिंग चिंगशू कहती है, यह जेंगो सिटी से लाया था, आप इसे घर ले जाइए और बच्चों को खिला दीजिए। जिस पर सिस्टर इन लॉ अपने हाथ में रखी आधा पाउंड रॉक शुगर देखकर हैरान रह जाती है। फिर वह जल्दी से उसे वापस करने लगती है और कहती है, ये तुम रखो, न्यू न्यू के लिए रखो। शुगर वाली चीजें तो खास मेहमानों के लिए होती हैं, हम लोग यह कहाँ खा सकते हैं। जिसकी नई नई डॉटर इन लॉ मायके से वापस आती, अगर वह ऐसी चीज लेकर आती तो उसका मायका पूरे गांव में चमक जाता। दोनों कई बार बैग को एक दूसरे की तरफ वापस करते रहते हैं, जिस पर बैग लगभग फटने वाला हो जाता है और आखिर में सिस्टर इन लॉ शर्माते हुए रॉक कैंडी लेकर घर चली जाती है। लेकिन लिंग चिंगशू को डर लगता है कि अगर तुमने देख लिया तो तुम नाराज हो जाओगे। जिस पर वह तुम्हारे पीछे पीछे आती है, अपने कपड़ों का कोना मसलते हुए जल्दी जल्दी समझाने लगती है, जेंगो, सिस्टर इन लॉ ने हमारी बहुत मदद की है। आज घर में इतने लोग आ गए थे कि मैं इतनी बिजी हो गई थी कि खाना खाना भी लगभग भूल गई थी। फिर वह धीरे से कहती है, मैंने उन्हें रॉक कैंडी दे दी, तुम नाराज मत होना, अगर खत्म हो गई तो बाद में फिर ले आएंगे। तुम अपनी डॉटर इन लॉ का वह छोटा सा चेहरा देखते हो। उसे देखकर तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने तुम्हारे दिल में हाथ डाल दिया हो। तुम्हारा दिल पिघलने लगता है, क्योंकि तुम्हारी डॉटर इन लॉ को अब तक खुद पर भरोसा नहीं होता। वह हमेशा डरती रहती है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया या तुम उसे डांट दोगे। तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारी ही गलती है। तुम इतने दिनों तक उसे डराते रहे कि अब वह हर बात पर सहम जाती है, लेकिन तुम कुछ नहीं कहते। जिस पर लिंग चिंगशू और ज्यादा डर जाती है। वह ऐसे सिर झुका लेती है जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। फिर वह धीरे से कहती है, जेंगो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, तुम नाराज मत होना। जिस पर तुम एक हाथ से अपनी बेटी को पकड़े रहते हो और दूसरे हाथ से अपनी डॉटर इन लॉ को अपनी बाहों में खींच लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कुछ बातें साफ साफ समझाना बहुत जरूरी है, वरना अगर एक बार गलतफहमी रात भर दिल में रह गई तो बाद में वह और बढ़ती जाएगी। फिर तुम उसकी पीठ थपथपाते हो, अपनी ठुड्डी उसके बालों पर रखते हो और बहुत धीरे से कहते हो, डॉटर इन लॉ, मैंने पहले भी कहा है, हमारे घर में सब कुछ तुम संभालोगी, पैसे तुम रखोगी, तुम्हारा जो मन करे तुम वही करोगी। इस घर में आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। यह सिर्फ एक बैग शुगर का था, अगर तुम्हें खाना है तो हम कल फिर खरीद लेंगे। तुम्हें मेरी सोच या मेरे मूड की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी फैसला लोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लिंग चिंगशू को लगा था कि तुम फिर से उससे नाराज हो गए हो, लेकिन तुम्हें बार बार यह कहते हुए सुनकर उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगती हैं, क्योंकि इतने सालों में उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उससे इस तरह बात करेगा। अभी कुछ देर पहले तक वह सांस लेने से भी डर रही थी। उसे लग रहा था कि तुम किसी भी वक्त नाराज हो जाओगे, लेकिन अब उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। जिस पर तुम मन ही मन सोचते हो कि अब से तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ से हर रात बातें करनी होंगी, ताकि उसके दिल में कोई डर या गलतफहमी ना रहे। फिर तुम सोचते हो कि उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता होता है कि वह शायद मना कर देगी, क्योंकि उसे हमेशा डर रहता है कि अगर वह सिटी गई तो कहीं तुम उसे बेच ना दो। फिर भी तुम्हें लगता है कि इस वक्त उसे बाहर ले जाना अच्छा रहेगा। जिस पर तुम उससे कहते हो, जय, डॉटर इन लॉ, क्या तुम मेरे साथ पहाड़ के नीचे चलना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए एन चुन पकड़ कर लाऊंगा, फिर तुम्हें उसका टेस्ट कराऊंगा। लिंग चिंगशू का मन थोड़ा जाने का करता है, लेकिन उसे एन चुन खाने से ज्यादा तुम्हारे साथ बाहर जाने का मन होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुमने उसे खेत में काम करने भी नहीं दिया। तुमने उसे कहा था कि वह बस घर पर रहे, अपनी बॉडी का ध्यान रखे और बच्चे को संभाले। जब उसने बेटी को जन्म दिया था उसके अगले ही दिन वह खेत में काम करने चली गई थी। तब किसी को भी उसके लिए दुख नहीं हुआ था, लेकिन अब तुम उसे देखकर परेशान हो जाते हो। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसने वांग संजू को क्या कह दिया, क्योंकि घर के 2 लोग काम पर नहीं जा रहे, फिर भी वांग संजू उन्हें काम पर बुलाने नहीं आता। तुम देखते हो कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ का मन जाने का है, लेकिन वह फिर भी आंगन में बैठे लोगों को देखकर हिचकिचा रही होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर तुम दोनों बाहर चले गए तो घर की चीजों का क्या होगा। जिस पर तुम मुस्कुराकर कहते हो, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको। इतना कहकर तुम बच्चे को गोद में उठाते हो और किचन से बाहर चले जाते हो।
फिर तुम बाहर जाकर सबसे कुछ कहते हो, जिसके बाद हॉल में बैठे सारे लोग उठकर बाहर चले जाते हैं। तुम तो ली टियानाटियन को भी बाहर निकाल देते हो, जबकि ली टियानाटियन का तो मन था कि वह भी तुम तीनों के साथ पहाड़ के नीचे घूमने जाए। उसने सुना था कि पहाड़ पर टाइगर भी होता है, लेकिन वह और बाकी एजुकेटेड यूथ्स कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर वह समझ जाती है कि तुम उसे साथ नहीं ले जाना चाहते, जिस पर वह चुपचाप गांव में घूमने चली जाती है। रास्ते में तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ बार बार तुम्हारी तरफ देख रही है, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, जिस पर तुम रुक जाते हो और उसकी तरफ देखकर कहते हो कि ना क्या हुआ। लिंग चिंगशू काफी देर हिम्मत जुटाती है, फिर धीरे से कहती है, जेंगुओ, क्या मैं कल अपने मायके जा सकती हूँ? मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, लेकिन मैं कभी वापस नहीं गई। अब जब तुम्हारा बिहेवियर बदल गया है, तुम पैसे कमाने लगे हो, घर का ध्यान रखते हो और वाइफ और बेटी की केयर करते हो, तो लिंग चिंगशू का मन करता है कि वह अपने मायके जाए, क्योंकि वह चाहती है कि उसकी माँ भी यह देखकर चैन की सांस ले सके कि उसकी शादी खराब नहीं हुई। तुम सोचते हो कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ ने इतने दिनों में कितनी बातें अपने मन में दबाकर रखी होंगी, लेकिन अब वह सिर्फ यही कह पाई, जिस पर तुम एक हाथ में बेटी को पकड़े रहते हो और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर तुम कहते हो, कल मैं तुम्हारे साथ मायके चलूंगा, तुम घर पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारी माँ के पैसे भी वापस करूंगा। कल मैं सिटी जाकर वेट पेस्ट और घर में रखा वेनिसन बेच दूंगा, उससे पैसे पूरे हो जाएंगे। फिर हम तुम्हारी माँ के लिए कुछ गिफ्ट्स भी खरीदेंगे। यह सुनकर लिंग चिंगशू तुम्हारी तरफ देखती रह जाती है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम ऐसा कहोगे, जिस पर वह धीरे से सिर हिलाती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। इसके कुछ देर बाद तुम उसे लेकर एक लेक के पास पहुंचते हो, जहां बहुत सारे वाइल्ड डक्स रहते हैं। फिर तुम वहीं रुक जाते हो, क्योंकि पहले इसी जगह पर वह वेट लेक हुआ करता था। गांव के बारे में रूमर फैला होता है कि वहां पानी में छुपे हुए वाटर मंकीज रहते हैं, जो बहुत ही ईविल होते हैं, जिस पर ज्यादातर लोग वहां से घूमकर निकलते हैं और आसानी से पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन तुम इस तरह की ईविल बातों पर भरोसा नहीं करते हो, जिस पर तुम अपनी शर्ट उतारकर घास पर बिछा देते हो। फिर अपनी डॉटर इन लॉ को बच्चे को गोद में लेकर उस पर बैठने के लिए कहते हो और इंतजार करने को बोलते हो। इसके बाद तुम बेयर येलो पाउडर और लव ग्रास पाउडर भी छिड़क देते हो, ताकि कीड़े मकोड़े दूर रहें। जिस पर लिंग चिंगशू सामने की झाड़ियों को हटाती है और सामने फैली हुई झील को देखती है, जिसमें नीला आसमान, सफेद बादल और चारों तरफ के वुड्स साफ दिखाई दे रहे होते हैं। यह देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। तभी घास के अंदर से जंगली बत्तखों की आवाज आने लगती है, जिस पर लिंग चिंगशू एक्साइटेड होकर पूछती है, तुमने पिछली बार भी वाइल्ड डक यहीं पर हंट की थी? जिसके जवाब में तुम सिर हिलाते हो और याद करते हुए कहते हो, यहाँ वाइल्ड डक एग्स भी होने चाहिए, इस मौसम में वो अंडे देती हैं। ये सुनकर लिंग चिंगशू तुरंत लोगों से भी ऊंची घास को हटाते हुए उस तरफ बढ़ने लगती है जहां से बत्तखों की आवाज आ रही होती है। लेकिन वह अभी पास पहुंचती भी नहीं है कि घास में छुपी वाइल्ड डक्स हलचल महसूस कर लेती हैं और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाती हैं। जिस पर लिंग चिंगशू थोड़ा उदास होकर कहती है, ओह, वाइल्ड डक्स तो भाग गईं। फिर तुम उसे समझाते हुए कहते हो, मैं तो बस तुम्हें यहाँ घुमाने लाया था, वैसे भी उनका टेस्ट इतना खास नहीं होता है। इसके बाद तुम फिर कहते हो, तुम यहीं आराम करो, मैं जाकर देखता हूँ। जिस पर तुम घास के अंदर चले जाते हो और ध्यान से तलाश करने लगते हो। थोड़ी देर बाद तुम्हें सच में सूखी घास से बना हुआ एक घोंसला दिखाई देता है, जिसके अंदर कई ग्रे ग्रीन वाइल्ड डक एग्स पड़े होते हैं। ये देखकर तुम कुछ अंडे उठा लेते हो, फिर उन्हें लेकर वापस लिंग चिंगशू के पास आते हो। जिस पर लिंग चिंगशू हैरानी से पूछती है, इतने सारे हैं? फिर तुम कुछ अंडे उसे दिखाते हो और कहते हो, अंदर अभी भी बहुत सारे पड़े हैं, हम दोनों के 4 हाथों से भी 1 दर्जन से ज्यादा नहीं ले जा पाएंगे और बाकी वहीं रह जाएंगे। यह सुनकर तुम्हें थोड़ा अफसोस होता है, क्योंकि तुम हमेशा से चीजों को बचाकर इस्तेमाल करने वाले इंसान रहे हो। जिस पर लिंग चिंगशू झील के चारों तरफ नजर घुमाती है और कहती है, यहाँ आसपास बहुत सारी फाइन ग्रास पड़ी है, जिससे कुछ बनाया जा सकता है। जल्दी से बच्ची मुझे दो, नहीं तुम बच्ची पकड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। यह कहकर वह अपना नाइफ निकालती है और फाइन ग्रास काटने लगती है, जिस पर तुम उसकी बात समझ जाते हो और बच्ची को पेड़ के नीचे बैठा देते हो। फिर तुम भी अपना नाइफ निकालकर उसकी मदद करने लगते हो, लेकिन लिंग चिंगशू तुरंत कहती है, मैं खुद काट लूंगी, तुम्हारे हाथ कट जाएंगे। जिस पर तुम बच्ची को